मेरी बहू ने मुझे गुस्से में फ़ोन किया। मैंने तुम्हारी गाड़ी को सबके सामने बेइज्जत करने के लिए खरोंच दी है। मैंने सोचा कि शायद यह उसका पागलपन है, लेकिन मैंने उसे जवाब दिया, प्रिय, मैंने वह गाड़ी कई महीने पहले बेच दी थी। अब वह एक पुलिस के कर्नल की है। और उस पल वो चुप हो गई। फ़ोन का घंटा मंगलवार की दोपहर 3 बजे बजा। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। वह साक्षी थी, मेरी बहू, और पहले ही सेकंड से मुझे पता था कि कुछ बुरा हुआ है या होने वाला है। सासू माँ, उसने जहरीली आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी इस मिजरेबल जिंदगी से खुश हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी गाड़ी को खरोंच दिया है। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया, गाड़ी के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि उसका पागलपन कितना बढ़ गया है। हाँ, तुमने सही सुना, उसने आगे कहा। उसकी हंसी पागलपन से भरी हुई थी। मैंने वो चाबियां ली जो तुमने घर पर छोड़ी थी। मैंने मॉल के पार्किंग में तुम्हारी प्यारी सिल्वर निसान को खोजा और उसे खरोंचने के लिए अपनी चाबियां चलाई। बोनेट, दरवाजे, ट्रंक, सब जगह। अब वो बर्बाद हो गई है, गहरे खरोंचों से भरी। अब सब देखेंगे कि तुम किस तरह की औरत हो, एक बेइज्जत औरत के साथ एक बेइज्जत गाड़ी। मैंने गहरा सांस लिया, बहुत गहरा, क्योंकि जो मैं कहने जा रही थी वो सब कुछ बदल सकता था। साक्षी, मेरी प्यारी बहू, मेरी आवाज शांत, लगभग मीठी थी। मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना है। क्या? उसने कहा। क्या तुम रोने वाली हो? क्या तुम मुझसे माफी मांगने वाली हो कि तुम इतनी दखलंदाज हो गई? नहीं प्रिया, मैंने 3 महीने पहले वह गाड़ी बेच दी है। चुप्पी, एक इतनी भारी चुप्पी कि मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकती थी। क्या? तुमने क्या कहा? उसकी आवाज में अब कोई गुस्सा नहीं था। अब वो छोटी और डरी हुई लग रही थी। मैंने जुलाई में बेची। साक्षी, एक बहुत अच्छे आदमी को। उसका नाम है हेमंत मल्होत्रा। क्या तुम जानती हो हेमंत मल्होत्रा को? नहीं नहीं नहीं, वो पुलिस के रिटायर्ड कर्नल हैं। 35 साल की सेवा। वो यहां से 2 गली दूर रहते हैं। और विश्वास करो प्रिय, जब मैं कहती हूं कि पुलिस के कर्नल अपनी संपत्ति के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते। साक्षी का चीखना आतंक से भरा हुआ था। नहीं 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 नहीं, तुमने मुझे बताया था कि यह तुम्हारी गाड़ी है। तुमने मुझसे झूठ कहा। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा साक्षी। तुमने ऐसा समझा, जैसे तुमने मेरे बारे में, मेरे जीवन के बारे में कई चीजें समझी हैं। मैंने एक पल का ठहराव लिया। और अब, मेरी प्यारी बहू, तुम परिणामों का सामना करोगी। सासू माँ, कृपया मेरी मदद करो। कर्नल को बताओ कि यह एक गलती थी। एक गलती। तुमने मुझे विस्तार से बता दिया कि तुमने जानबूझकर यह किया है ताकि मुझे बेइज्जत कर सको। ये गलती नहीं लगती साक्षी, ये पूर्व नियोजित वंदलिज्म जैसा लगता है। मैंने फोन पर एक अनपेक्षित सायरन की आवाज सुनी। नहीं, वो आ रहे हैं। सासू माँ, मेरी मदद करो। मुझे खेद है प्रिया, लेकिन जैसा तुमने बार बार कहा है, हर कोई वही बटोरेगा जो उसने बोया है। और मैंने फोन काट दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, ना तो डर से, न ही पछतावे से। वे किसी ऐसे भाव से कांप रहे थे जो मैंने बहुत समय से नहीं महसूस किया था। शक्ति। लेकिन यह समझने के लिए कि हम इस पल तक कैसे पहुंचे, मुझे पूरी कहानी बतानी होगी। 2.5 साल पहले मेरा बेटा रोहित घर आया। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। माँ, मैंने किसी खास को पाया है। रोहित मेरा इकलौता बेटा है, मेरा खजाना। जब से मैंने अपने पति को 8 साल पहले उस भयानक दुर्घटना में खो दिया था, रोहित और मैं अटूट हो गए थे। वो मेरी देखभाल करता था, मैं उसकी। हम हर रविवार को साथ डिनर करते थे, फिल्में देखते थे, अपने दिन साझा करते थे। वो मेरा पूरा संसार था। फिर साक्षी कॉटेज आई। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मुझे समझ में आया कि मेरा बेटा क्यों प्रेम में था। वो खूबसूरत थी, लंबे रंगीन बाल, हरे आंखें, खूबसूरत मुस्कान। वह एक मार्केटिंग एजेंसी में प्रोडक्ट रिलेशनशिप मैनेजर थी। वो एक अच्छे परिवार से आई थी, ऐसा उसने कहा। उसके पिता के पास इंपोर्ट का व्यापार था। सासू माँ, उसने पहली बार डिनर पर मीठी आवाज में कहा, रोहित ने मुझसे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। वो कहता है कि आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। मुझे पिघल गया। कौन सी माँ?
मैं ऐसा नहीं करूंगी। पहले कुछ महीने अद्भुत रहे। साक्षी घर आती, मुझे खाना बनाने में मदद करती, मुझे फूल लाती, मुझे प्यार से माँ पाटी कहती। हम शादी की योजनाएं बनाते, भविष्य और पोते पोतियों के बारे में बातें करते। मैं खुश थी। मेरा बेटा प्रेम में था। मैं कितनी बेवकूफ थी। शादी 3 साल पहले दिसंबर में हुई। गुलाब बाग में एक खूबसूरत समारोह। 150 मेहमान। साक्षी की विदेशी शादी की ड्रेस 45,000। पूरा बुफे 75,000। लाइव म्यूजिक 28,000। सजावट 12,000। रोहित ने 80,000 बचाए थे। मैंने 180,000 रुपए बाकी दिए। माँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, रोहित ने आंसू भरी आंखों से कहा। मेरे प्यारे, ये तुम्हारी शादी है। तुम केवल एक बार शादी कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि यह परफेक्ट हो। मैंने यह पैसा अपनी पूरी जिंदगी की बचत से निकाला है। 35 साल प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका रही हूं। हर पैसा गिना हुआ, हर पैसा मेहनत से कमाया हुआ। लेकिन यह मेरे बेटे की खुशी के लिए था। क्या यह मूल्यवान नहीं था? पहली चेतावनी की घंटी हनीमून पर आई। वे 2 हफ्ते गोवा गए थे। जब वे लौटे तो वे हमेशा की तरह रविवार को खाना खाने आए। साक्षी ने मेरे कमरे में एक अजीब सी नजर डाली। माँ पार्टी, उसने एक मुस्कान के साथ कहा। क्या आपने कभी अपने घर को रेनोवेट करने के बारे में सोचा है? ये घर तो बहुत पुराना है। पुराना, यह शब्द उसने पुराने कहने के लिए इस्तेमाल किया। घर में अपना चार्म है। मैंने कोशिश की कि सामान्य दिखूं। हमने ये घर 40 साल पहले खरीदा था। इसमें बहुत सारी यादें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उसने कहा। लेकिन उसके स्वर में कुछ था। बस इतना कि रोहित और मैं सोचते हुए, जब हमारे बच्चे होंगे हमें और जगह की जरूरत होगी, है ना मेरे प्यार? रोहित ने सिर हिलाया, लेकिन वह असहज लग रहा था। खैर, घर में 4 कमरे हैं, मैंने जवाब दिया। काफी जगह है। साक्षी ने अपने होंठ काटे। लेकिन 5 लोगों के लिए 4 कमरे, तुम, हम और बच्चे, ये तो थोड़ा कम है ना? 5 लोग। वह पहले ही मेरे घर में रहने की योजना बना रही थी। साक्षी, रोहित, मैंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा अपना फ्लैट है। वह आरामदायक है, अच्छी जगह पर है, लेकिन मेरे काम से थोड़ा दूर है, साक्षी ने बीच में ही कहा। और ट्रैफिक तो भयानक है। रोहित हर दिन थका हुआ आता है। सिर्फ 40 मिनट है, रोहित ने कहा। सुबह के 40 मिनट, शाम के 40 मिनट, ये तो मेरे जीवन का 1 घंटा बर्बाद है। साक्षी ने उसके हाथ को छुआ। अगर हम शहर के करीब रहते, जैसे यहां, तो हमारी जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती थी। तभी मुझे समझ आया, वह मेरे घर मेन रहना चाहती थी। देखते हैं, मैंने विषय को बंद करते हुए कहा। अभी के लिए तुम्हारा फ्लैट एंजॉय करो। तुम लोग अभी शादीशुदा हो, तुम्हें अपनी प्राइवेसी की जरूरत है। साक्षी की मुस्कान एक पल के लिए ठंडी हो गई, लेकिन उसने जल्दी से उसे संभाल लिया। आप सही कहती हैं, मम्मी पाताल। मैं बस भविष्य के बारे में सोच रही थी। भविष्य? वह हमेशा भविष्य के बारे में बात करती थी। उसके भविष्य में, मेरे घर में। अगले 6 महीने मेरे बुरे सपने की शुरुआत थे। रविवार की रात्रि के खाने में तनाव बढ़ने लगा। साक्षी देर से आने लगी। हमारे पास बहुत काम था, वह कहती। ओह, मेरे पेरेंट्स के घर देर हो गई। जब वह आती तो हमेशा अपने फोन पर ही रहती। साक्षी, क्या तुम हमारे साथ आओगी? मैं मेज सजाते समय पूछती। अरे मम्मी पाताल, मुझे कुछ जरूरी ईमेल का जवाब देना है। वह तो नजर भी नहीं उठाती थी। रोहित में भी बदलाव आने लगा। पहले वह मुझसे हर दिन बात करता था। अब 3-3 दिन तक उसका कोई पता नहीं होता। बेटा, तुम ठीक हो? तुमने मुझे कॉल नहीं किया। माफ करना मम्मी, मैं बहुत व्यस्त था। व्यस्त? या साक्षी तुम्हें व्यस्त रखती है? मैंने मजाक में कहा। मम्मा, उसका स्वर चेतावनी भरा था। शुरू मत करो, शुरू मत करो। मैं चुप रही। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे टोकने वाली सांस समझे। फिर टिप्पणियों का द्वार शुरू हुआ। मम्मा पाताल, क्या आपको नहीं लगता कि यह लिविंग रूम बहुत भरा हुआ है? इतने सारे पुराने फर्नीचर से यह और भी छोटा लग रहा है। मम्मा, आपकी दीवारों पर इतनी सारी तस्वीरें क्यों हैं? ये तो एक म्यूजियम जैसा है। मम्मा, ये पर्दा अब इस्तेमाल नहीं होता। ये कितने साल पुराना है? 20 साल। हर बार उनके आने पर मेरे घर
मेरी चीज़ों, मेरी ज़िंदगी पर एक नया कमेंट होता। एक दिन वे बिना बताए आए। मैं पजामा पहने 3 बजे की अपनी सीरियल देख रही थी। सरप्राइज़! रोहित चाबी के साथ अंदर आया। अरे मेरे बेटे, बताना चाहिए था। मैंने अपने बाल ठीक करते हुए कहा। साक्षी उसके पीछे आई, नाक सिकोड़ते हुए। मम्मा, क्या टीवी इतनी तेज़ चलाना ज़रूरी है? ये तो सड़क से सुनाई दे रहा है। मैं अकेली हूँ। साक्षी, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही। हाँ, लेकिन पड़ोसी। उसने एक सामान्य इशारा किया। खैर, हम तुमसे बात करने आए हैं। वे दोनों मेरे सामने सोफे पर बैठे, जैसे कोई इंटरवेंशन हो रहा हो। मम्मा, रोहित ने शुरू किया। साक्षी और मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। उसने साक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहा। यहाँ आती है। मैंने सोचा, यहाँ पर बम गिरने वाला है। हम जल्द ही बच्चे चाहते हैं, रोहित ने कहा। और हमारा फ्लैट छोटा है, और तुम अकेली इस बड़े घर में रहती हो। साक्षी ने उस नकली मुस्कान के साथ जोड़ा। 4 कमरे, 2 बाथरूम, बागीचा, अकेली के लिए? ये मेरा घर है। मैंने जितनी दृढ़ता से कहा, उससे अधिक दृढ़ता से। हमें पता है मम्मा, कोई भी इसके खिलाफ नहीं कह रहा। रोहित नर्वस दिख रहा था। लेकिन हमने सोचा, क्या तुम्हें यह ठीक लगेगा अगर हम यहाँ शिफ्ट हो जाएं? हम तीनों। खैर, जल्द ही 4 या 5, जब बच्चे आएंगे। मेरा पेट सिकुड़ गया। रोहित, ये मेरा घर है, मेरा स्पेस। तुम अपने बेटे की मदद कर रही होती। साक्षी ने बीच में ही कहा। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा एक बेहतर जीवन जिए? क्या तुम अपने पोते पोतियों को जानना नहीं चाहती और उन्हें अपने पास बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती? यह स्पष्ट रूप से एक भावनात्मक खेल था। बिल्कुल, मैं अपने पोते पोतियों को जानना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा अपना घर है। एक छोटा सा, असुविधाजनक घर, सब कुछ से दूर। साक्षी ने आवाज उठाई। जबकि तुम्हारे पास ये सब बर्बाद जगह है। साक्षी, मैंने चेतावनी दी। यह मेरा घर है। मैंने इसे अपने पति के साथ खरीदा था। यहां मैंने अपने बेटे को बड़ा किया। ये बर्बाद जगह नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। मम्मा, कोई तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहा, रोहित जल्दी से बोला। हम सिर्फ यह सोच रहे थे कि हम इसे साझा कर सकते हैं। शेयर करना, मेरा घर साझा करना। तुम मुझे मुख्य कमरा रखने का प्रस्ताव दे रही हो, साक्षी ने जैसे मुझे कोई उपकार कर रही हो। हम बाकी 2, अपने और बच्चे के लिए लेंगे और चौथा स्टडी बना सकते हैं। क्या तुम कितनी उदार हो साक्षी, मुझे मेरे घर में रहने की अनुमति देना। ऐसा नहीं होना चाहिए मम्मा। रोहित हताश लग रहा था। हम सिर्फ इसे प्रस्तावित करना चाहते थे, और अब जो प्रस्तावित किया गया है उसका मेरा जवाब नहीं है। साक्षी अचानक उठी। तुम जानते हो क्या, तुम स्वार्थी हो। एक स्वार्थी बूढ़ी औरत जो अपनी बड़ी घर में अकेली रहना पसंद करती है, अपने बेटे की मदद करने से पहले। साक्षी, रोहित ने चिल्लाया, लेकिन वह पहले ही दरवाजा बंद कर चुकी थी, जिससे दीवार पर तस्वीरें हिल गईं। रोहित ने मुझे विनती भरी निगाहों से देखा। मम्मा, कृपया। रोहित, अगर तुम एक बड़ा घर चाहते हो तो उसे खोजो, बचत करो, लोन लो, लेकिन यह घर मेरा है, और जब तक मैं जीवित हूं यह मेरा रहेगा। मेरा बेटा बिना एक और शब्द कहे बाहर चला गया, और मैं अकेली रह गई, कांपते हुए, ऐसा महसूस करते हुए जैसे मैंने कुछ कीमती खो दिया हो। मुझे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। उस बातचीत के 2 महीने बाद हालात और खराब हो गए। रोहित मुझसे कम बात करता था। जब वह बात करता तो वह संक्षिप्त होता। मेरा प्यारा बेटा अब एक अजनबी में बदल गया था। और साक्षी, जब भी हम मिलते वह मुझ पर घृणा की नजर डालती। एक शनिवार, मैंने सुबह जल्दी मॉल का पार्किंग में जाने का फैसला किया। मुझे हफ्ते की खरीदारी करनी थी। सब्जियां, फल, चिकन। शनिवार का बाजार मेरा रिवाज है। मैं सुबह 7 बजे पहुंचती हूँ, जब सब कुछ ताजा होता है। मैंने लगभग 11 बजे भारी थैलियों के साथ घर लौटते वक्त देखा कि मेरे घर के सामने कई अनजाने गाड़ियां खड़ी थीं। 5-6 गाड़ियां। संगीत मेरी लिविंग रूम से आ रहा था। आवाजें, हंसी ठिठोली। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब मैंने दरवाजा खोला। मेरी लिविंग रूम लोगों से भरी हुई थी, जिनमें से मैं किसी को नहीं जानती थी। 25 से 30 युवा,
जो अच्छे कपड़े पहने हुए थे, हाथ में शराब की प्याली लिए हुए थे और मेरी स्पीकर से इलेक्ट्रॉनिक संगीत बज रहा था। सोने के गुब्बारे दीवार पर 30 लिखा हुआ लटक रहे थे। क्या? मैंने एक थैली गिरा दी। साक्षी रसोई से एक थाली में कैनापे लेकर आई। अरे, तुम आ गई? उसने एक बड़े मुस्कान के साथ कहा। लड़कों, यह है पाताल, हमारी किराएदार जो अभी भी यहाँ रहती है। किराएदार? उसने मुझे अपने ही घर में किराएदार कहा। हंसी एकदम थम गई। सभी ने मुझे देखा। एक गोरी महिला जो तंग ड्रेस में थी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अरे, क्या तुम अभी भी किराएदार रखती हो साक्षी? कितना अजीब। मुझे पता है, साक्षी ने दुखी चेहरे से कहा। लेकिन यह मुश्किल है, तुम जानती हो। बड़े लोग जो कहीं और नहीं जा सकते। मेरी आवाज गुस्से के कारण कांप गई। यहाँ क्या हो रहा है? अरे, ये रोहित का जन्मदिन है, 30 साल। मैंने एक सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया। उसने बड़े इशारे से कहा। क्या यह सुंदर नहीं है? बिना मेरी अनुमति के मेरे घर में पार्टी। ठीक है, रोहित के पास चाबी है। उसने कंधे उचकाकर कहा। मुझे लगा कोई समस्या नहीं होगी। तुमने कहा था कि यह घर भी रोहित का है ना? यह एकदम सही चाल था। अगर मैं विरोध करती, तो मैं एक स्वार्थी माँ के रूप में सामने आती, जो अपने बेटे का जन्मदिन नहीं मनाना चाहती थी। उस समय रोहित बाथरूम से बाहर आया। माँ, तुम सरप्राइज लगती हो, उसने कहा। मुझे नहीं पता था। किसी ने मुझे नहीं बताया, मैंने उसे घूरते हुए कहा। किसी ने मुझसे अनुमति नहीं मांगी। ये कोई आक्रमण नहीं है माँ, ये मेरे लिए एक पार्टी है। तुम्हारे बेटे के लिए, मेरी लिविंग रूम में, ऐसे लोगों के साथ जिन्हें मैं नहीं जानती। मेरी चीजें हिलाते हुए, मेरी रसोई का इस्तेमाल करते हुए। अरे मैडम, इतना ड्रामेटिक मत बनो, साक्षी की एक दोस्त उस गोरी महिला ने कहा। यह सिर्फ एक पार्टी है, कुछ घंटे, घर नहीं गिरेगा। मेहमानों की हल्की हंसी ने मुझे जलन दी। मुझे माफ करें, मैंने जितनी गरिमा जुटाई उतनी में कहा। मुझे अपनी खरीदारी रखनी है। जब मैं रसोई में गई तो मेरा रसोई घर बर्बाद हो चुका था। हर जगह गंदे बर्तन, खुली शराब की बोतलें, खाली पिज्जा के डिब्बे। और सबसे बुरा, मेरी अच्छी चाइना, जिसे मेरी माँ ने मुझे दिया था, जो मैं केवल खास अवसरों पर प्रयोग करती थी, वह स्नैक्स सर्व करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। उस प्लेट का ध्यान रखना, मैंने एक लड़के से कहा, जो मेरी दादी की चाइना पर चिप्स डाल रहा था। चिंता मत करो दादी, उसने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हारी पुरानी चीज नहीं तोड़ूंगा। दादी, उसने मुझे दादी कहा। एक अजनबी ने मेरे घर में। साक्षी रसोई में आई। पाताल, क्या तुम अपनी थैलियां ही अपने कमरे में रख सकती हो? यह जगह घेर रही है, घेर रही है। मेरी खरीदारी रसोई में जगह घेर रही है। साक्षी, मुझे चाहिए कि सब चले जाएं। क्या? नहीं, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। तुमने मुझसे अनुमति नहीं मांगी। ये मेरा घर है और मैं चाहती हूँ कि सब चले जाएं। माँ, उसकी आवाज मीठी, चालाक हो गई। ये रोहित का जन्मदिन है, तुम्हारा एकमात्र बेटा। क्या तुम सच में इसे अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद करोगी? अपना स्थान बचाना स्वार्थ नहीं है, जानती हो क्या? साक्षी ने धीरे से कहा, ताकि केवल मैं सुन सकूं। तुम एक कड़वी हो, एक बूढ़ी कड़वी, जो अपने बेटे को खुश नहीं देख सकती। तुम इस घर से चिपकी हो जैसे यह तुम्हारे पास बाकी सब कुछ है, क्योंकि यही तुम्हारे पास है। तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं, कोई दोस्त नहीं, केवल ये पुराने फर्नीचर और तुम्हारी बेकार यादें। हर शब्द एक छुरा बनकर मेरे दिल में चुभ गया। और मुझे तुम्हें और एक बात बताने दो, उसने अपनी हरी आंखों में दुष्टता के साथ कहा। जल्दी या बाद में यह घर रोहित का होगा, और जब होगा तो पहला काम मैं करूंगी। सारे इस पुराने सामान को निकालना और सब कुछ नया बनाना। और तुम एक ऐसे आश्रम में रहोगी जहां तुम्हें बहुत पहले रहना चाहिए था। मैं जमी रही, न तो सदमे में, न ही डर में, बल्कि इस समय मेरे भीतर कुछ टूट गया, या बेहतर कहें, कुछ जाग गया। जानती हो साक्षी, मैंने एक ऐसे शांति से कहा जो मुझे खुद हैरान कर गया। तुम सही हो। वह उलझन में पलक झपकाई। क्या? तुम सही हो? मैं अपनी चीजों के लिए चिपकी हुई एक बूढ़ी औरत हूं। तुम सही हो,
ये घर कभी ना कभी रोहित का होगा। तुम हर बात में सही हो। मैंने एक छोटी, शांत मुस्कान दी। अपनी पार्टी का आनंद लो। और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और महीनों में पहली बार नहीं रोई क्योंकि मैंने पहले ही काफ़ी रो लिया था। अब कार्रवाई करने का समय था। उस रात, जब सब चले गए और मेरे घर को एक बर्बादी की तरह छोड़ दिया, जिसे मुझे साफ करना था, मैंने एक निर्णय लिया। मुझे यह जानने की ज़रूरत थी कि मैं वास्तव में किससे निपट रही हूँ। सोमवार की सुबह मैंने दादी मर्सिडीज़ को फ़ोन किया। दादी मर्सिडीज़ कोने वाले घर में रहती हैं। उनकी उम्र 72 साल है और वह साक्षी की तरह चिढ़ाने वाली है। लेकिन मैं उन्हें चौकस और सतर्क कहती हूँ। पाताल, उन्होंने जब कॉफ़ी पीने आई तो कहा, मैं जानती थी कि मौका कभी न कभी तुम्हें मुझसे बात करने के लिए आना था। साक्षी, मुझे तुमसे सब कुछ बताने की ज़रूरत है। और सच में, उसने बहुत कुछ देखा था। 2 हफ्ते पहले की बात है। मैंने तुम्हारी बहू को तुम्हारे घर से बाहर निकलते देखा। मैंने सोचा कि तुम वहाँ हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर आई, तो तुम्हारी कार वहाँ नहीं थी। वह अकेले ही निकली, हाथ में कागज़ लिए। कागज़? हाँ। और अगले दिन मैंने उसे एक कैफ़े में एक आदमी के साथ देखा, एक सूट पहने हुए। उन्होंने लगभग 2 घंटे बात की। मेरा पेट मरोड़ गया। वह आदमी कैसा था? काला, ग्रे सूट, एक पोर्टफोलियो। वह वकील जैसा लग रहा था। वकील, साक्षी, क्या तुमने उसे और कुछ अजीब करते देखा? खैर, उसने संकोच किया। मैं बिना कारण पढ़ाई में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन 3 दिन पहले मैंने उसे तुम्हारे घर के बाहर, अंदर से तस्वीरें लेते देखा। जब तुमने खिड़की खोली थी, अपने फ़ोन से, जैसे सब कुछ कैटलॉग कर रही हो। कैटलॉग कर रही। मेरे हाथ कॉफ़ी की कप के चारों ओर काँपने लगे। साक्षी, क्या तुम मुझसे एक फ़ेवर करोगी? अगर तुम उसे फिर से कुछ अजीब करते देखो तो मुझे बताना। बिल्कुल, पाती। मुझे पता है कि उस लड़की के पास कुछ है। जब साक्षी गई, मैंने अपनी सहेली लुपिता को फ़ोन किया। लुपिता और मैं पिछले 20 साल से साथ में शिक्षिकाएँ थीं। अब वह नौटरी है और अगर कोई मेरी स्थिति को समझा सकता है तो वह ही है। सहेली, मैंने उस दिन उसके ऑफ़िस में कहा, मुझे तुमसे पूरी ईमानदारी से कुछ पूछना है। अगर कोई मेरा घर छीनना चाहे तो वह कैसे करेगा? लुपिता ने गंभीरता से देखा। क्या हो रहा है पाताल? मैंने सब कुछ बता दिया। पार्टी, टिप्पणियां, बिना सूचना के दौरे, वकील, सहेली। लुपिता ने सांस ली। कई तरीके हैं। सबसे आम है मानसिक असक्षम घोषित करना। वह क्या है? जब किसी को उनकी मानसिक बीमारी, बुढ़ापे या अन्य कारणों से अपने मामलों को संभालने के लिए अक्षम घोषित किया जाता है। अगर तुम्हें अक्षम घोषित किया जाता है, तो तुम अपने सभी कानूनी अधिकार खो देते हो और एक परिवार का सदस्य तुम्हारी संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। मैंने जो कॉफी पी थी, वह वापस आने लगी। क्या वे ऐसा बस ऐसे ही कर सकते हैं? उन्हें सबूत, मेडिकल रिपोर्ट, गवाह, मानसिक मूल्यांकन की जरूरत नहीं होती। लेकिन सहेली ने मेरा हाथ थाम लिया। अगर कोई दृढ़ संकल्पित है और उसके पास साधन है, तो वह एक विश्वसनीय मामला बना सकता है। लुपिता, क्या तुम मेरे लिए कुछ जांच कर सकती हो? क्या तुम्हारी नॉटरी नेटवर्क में किसी ने मेरी संपत्ति के बारे में पूछताछ की है? क्या किसी ने पंजीकरण की प्रतियां प्राप्त करने की कोशिश की है? यह गोपनीय है। सहेली, लेकिन मुझे कुछ कॉल करने दो। 2 दिन बाद लुपिता ने मुझे जल्दी से फोन किया। सहेली, तुम्हें मेरे ऑफिस आना है, तुरंत। जब मैं पहुंची तो उसके सामने एक फाइल थी। पाताल, बैठो। मैंने बैठकर दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस किया। 3 हफ्ते पहले किसी ने तुम्हारे घर की पंजीकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की कोशिश की थी, एक नॉटरी पावर के तहत। क्या? एक नॉटरी पावर जो तुम्हारे द्वारा कथित रूप से हस्ताक्षरित थी, जो रोहित सांचेज मेदिना को तुम्हारी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार देती थी। मेरा अपना बेटा। लेकिन मैंने वह कभी हस्ताक्षर नहीं किया। मुझे पता है, इसलिए हमने इसे अस्वीकार कर दिया। हस्ताक्षर हमारे पास मौजूद रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता था। यह एक धोखाधड़ी का प्रयास था। कमरे में घूमने लगा। किसने वह दस्तावेज प्रस्तुत किया? लुपिता ने एक पन्ना निकाला।
साक्षी कॉर्टेज डे सांचेज, तुम्हारी बहू? वहां पुष्टि थी? सबूत? साक्षी ने सिर्फ मेरा घर नहीं लिया, बल्कि उसे चुराने के लिए तैयार थी। सहेली? और भी है? रुपिता ने एक और पन्ना निकाला। मैंने और जांच की। साक्षी के ऊपर कई कर्ज हैं, बहुत सारे कर्ज। क्रेडिट कार्ड पर 280,000, व्यक्तिगत आरण 150,000, एक कार के लिए और 120,000, कुल मिलाकर 620,000 रुपए का कर्ज। वह और रोहित आर्थिक रूप से दबे हुए हैं। उनका फ्लैट जब्त होने के खतरे में है। और सहेली? लुपिता ने मेरी आंखों में सीधे देखा। तुम्हारा घर लगभग 4,500,000 रुपए का है, वर्तमान कैडास्ट्रल मूल्य के अनुसार। यह उनकी सभी कर्जों का भुगतान करने और आराम से जीवन बिताने के लिए पर्याप्त है। अब सब कुछ स्पष्ट था। स्थानांतरित होने की जल्दी, दबाव और हेरफेर। यह पारिवारिक प्रेम नहीं था। यह मेरी अकेलापन की चिंता नहीं थी। यह पूरी तरह से लालच थी। लुपिता, मैं क्या करूं? पहले अपनी संपत्ति को सुरक्षित करो। एक स्पष्ट वसीयत बनाओ। अपनी संपत्ति पर कानूनी ताले लगाओ। दूसरा, उसने संकोच किया। दूसरा, बहुत सावधान रहो। अगर उन्होंने एक बार तुम्हारा हस्ताक्षर जाली करने की कोशिश की, तो वे फिर से कोशिश करेंगे। उस रात मैं नहीं सोई, क्योंकि मैंने एक भयानक चीज महसूस की। मेरा बेटा एक अपराधी के साथ शादीशुदा था, और वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे जो चाहिए नहीं मिल जाता। लेकिन मैं भी नहीं रुकूंगी, क्योंकि कोई भी मुझे 35 साल की मेहनत की कमाई नहीं छीन सकता। 2 हफ्ते बाद लुपिता के साथ मेरी बातचीत के बाद सब कुछ तेजी से बढ़ा। रोहित एक मंगलवार की शाम मेरे घर आया, बिना साक्षी के, अकेला। माँ, हमें बात करनी है। वह थका हुआ, आंखों के नीचे हाइपर, पहले से ज्यादा पतला लग रहा था। बिल्कुल बेटा, क्या तुम चाय लोगे? नहीं माँ, कृपया बैठो। हम बैठक में बैठे, वह एक कुर्सी पर, मैं हमेशा की तरह अपने सोफे पर, जहां उसके पिता और मैं फिल्में देखा करते थे। माँ, उसने बिना मेरी आंखों में देखें कहा, साक्षी और मैं तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। चिंता कर रहे हैं? हाँ, हमने कुछ बदलाव देखे हैं। किस तरह के बदलाव? खैर, उसने अपने चेहरे को रगड़ा। पिछले दिन हम आए थे और तुम्हारे चूल्हे को जलता छोड़ दिया था। क्या तुम्हें याद है? मैंने झपकी ली। चूल्हा जलता छोड़ दिया। मैं कभी चूल्हा नहीं छोड़ती। रोहित, मैं नहीं। और पिछले हफ्ते जब मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने कहा कि तुम सुपरमार्केट जाओगी। मैंने 2 घंटे बाद फिर से फोन किया, और तुमने कहा कि तुम सुपरमार्केट जाओगी, जैसे तुम्हें हमारी बातचीत याद नहीं थी। बेटा, यह सच नहीं है। माँ, मुझे बीच में ही रोक दिया। हमने यह भी देखा है कि तुम बार बार वही कहानियां, वही किस्से दोहराते हो। वही किस्से पिताजी के बारे में, तुम्हारे काम के बारे में। ये सामान्य है, मुझे याद है। और तुमने मेरे जन्मदिन की तारीख भूल गई। मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ा। ये सच में झूठ था। मैं कभी भी अपने बेटे का जन्मदिन नहीं भूल सकती। 23 मार्च, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। रोहित, यहां क्या हो रहा है? माँ ने आखिरकार मुझ पर नजर डाली, और उनकी आंखें नम थीं। साक्षी और मैं मानते हैं कि तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, एक विशेषज्ञ। मेरी रक्तचाप बढ़ गया। एक विशेषज्ञ, एक वृद्ध चिकित्सक, ताकि तुम्हारी याददाश्त और संज्ञानात्मक क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके। यही था साक्षी का योजना, मुझे बुजुर्ग, अयोग्य, असमर्थ घोषित करना। मुझे किसी वृद्ध चिकित्सक की जरूरत नहीं है रोहित। मैं पूरी तरह ठीक हूं। माँ, जो तुम कह रही हो वह समस्या की पुष्टि कर रही है। जिन लोगों की संज्ञानात्मक क्षमता घटती है, वे अपने गिरते स्तर को नहीं समझते। याद की गई बातें। रोहित, मैंने जितनी शांति जुटाई, उतनी ही कहा। मेरी आंखों में देखो। उसने असहज होकर ऐसा किया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी समझदारी खो रही हूं? तुम, मेरा बेटा, जो मुझे 30 साल से जानता है। माँ, क्या ये साक्षी है जो तुम्हें ये सब बातें बता रही है? सब कुछ साक्षी की गलती नहीं है, उसने उत्तेजित होकर कहा। तुम हमेशा उसे सब कुछ के लिए क्यों दोष देते हो? वह केवल मदद करना चाहती है। मदद? मुझे अपनी ही घर में मेहमान की तरह बुलाकर, मेरी अनुमति के बिना पार्टी आयोजित करके, कहकर कि मुझे एक आश्रम में होना चाहिए।
उसने कभी ऐसा नहीं कहा। रोहित ने मेरे रसोई घर में तुम्हारे जन्मदिन के दिन सीधे मेरे चेहरे पर कहा, तुम अतिशयोक्ति कर रही हो माँ, चीजों को गलत समझ रही हो। देखो, यह भी एक संकेत है किसका रोहित? डिमेंशिया का। यही तुम कहने वाले हो। वह चुप रहा। देखो माँ, हमने पहले ही डॉक्टर मेंडोजा के साथ एक अपॉइंटमेंट लिया है। वह शहर का सबसे अच्छा वृद्ध चिकित्सक है, बहुत प्रतिष्ठित। मैं नहीं जाऊंगी माँ। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। मुझे किसी डॉक्टर द्वारा मूल्यांकन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बीमार नहीं हूं। अगर तुम बीमार नहीं हो तो तुम्हें मूल्यांकन कराने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? यह एकदम सही चाल है। अगर मैं मना करती तो यह साबित होता कि मेरे पास कुछ छिपाने के लिए है। अगर मैं गई तो मैं उनके हाथों में फंस जाती। रोहित, मुझे ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें पाला, तुम्हें खिलाया, तुम्हें कपड़े पहनाए, तुम्हारी शिक्षा का खर्च उठाया, तुम्हारी हर निर्णय में तुम्हारा समर्थन किया। और अब तुम मुझे यह कर रहे हो। माँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। नहीं, तुम यह अपनी पत्नी के कहने पर कर रहे हो, क्योंकि वह इस घर को चाहती है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कर्ज है और तुम मेरी संपत्ति में अपने समस्याओं का समाधान देख रहे हो। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। कैसे? तुम ये सब कैसे जानती हो? तो क्या ये सच है? क्या तुम्हारे ऊपर कर्ज है? सभी के ऊपर कर्ज है माँ। क्या ये सामान्य है? 620,000 रुपये सामान्य कर्ज नहीं है। रोहित, क्या तुम हमें जांच रहे हो? मैं अपनी रक्षा कर रहा हूं। क्या यह अलग है? रोहित गुस्से में खड़ा हो गया। तुम्हें पता है साक्षी, तुम सही थी। तुम पागल हो गई हो। तुम बिना कारण के साजिशें देखती हो। तुम एक कड़वे, अविश्वासी व्यक्ति बन गई हो। मैं एक ऐसा व्यक्ति बन गई हूं जो सच देखता है। हम गुरुवार को 4 बजे डॉक्टर मेंडोजा के क्लिनिक में मिलते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम अपने भले के लिए जाओगी। और वह वहां से चली गई। मैं वहां बैठी कांपती रही, लेकिन डर से नहीं, बल्कि संकल्प से, क्योंकि अगर वे गंदा खेल खेलना चाहते थे तो मैं और भी चतुर खेलूंगी। गुरुवार आ गया। मैंने अपॉइंटमेंट पर जाने का फैसला किया, लेकिन अकेले नहीं। मैंने अपनी भतीजी कार्ला को बुलाया, जो मेरी बहन की बेटी है। कार्ला वकील है, युवा, बुद्धिमान और तेज। चाची, यह गंभीर है, उसने कहा जब मैंने उसे सब बताया। अगर डॉक्टर मेंडोजा उसकी टीम में है तो वह एक निदान बना सकता है। इसलिए मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ एक गवाह के रूप में आओ। हम क्लिनिक पहुंचे। रोहित और साक्षी पहले से वहां थे। माँ, क्या तुमने देखा? रोहित ने राहत महसूस की। फिर उसने कार्ला को देखा। वह यहां क्या कर रही है? मैं उनकी कानूनी प्रतिनिधि हूं, कार्ला ने दृढ़ आवाज में कहा। और मुझे किसी भी चिकित्सा मूल्यांकन में उपस्थित होने का अधिकार है। साक्षी का चेहरा सफेद पड़ गया। यह आवश्यक नहीं है। यह पूरी तरह से आवश्यक है, कार्ला ने बीच में ही कहा। वास्तव में मैं जोर देती हूं, यह परामर्श एक धोखा था। डॉक्टर मेंडोजा, एक 50 साल से अधिक उम्र का आदमी जो पुरानी कारों के विक्रेता की मुस्कान लिए हुए था, ने मुझसे बुनियादी सवाल किए। आज कौन सा दिन है? गुरुवार, 15 सितंबर। राष्ट्रपति कौन है? मैंने सही उत्तर दिया। 100 में से 7 घटा सकते हो? तिरसा इन हिच्छप्ता इन नसर 72 65 सब कुछ सही। लेकिन फिर चालाक सवाल आने लगे। श्रीमती पाताल, क्या आप अपने घर में अकेला महसूस करती हैं? कभी कभी यह स्वाभाविक है जब पति को खो दिया हो। क्या आपने संपत्ति बेचने के बारे में सोचा है? छोटे, अधिक प्रबंधनीय स्थान पर जाने के बारे में? वहां छिपा हुआ एजेंडा था। नहीं, मेरा घर पूरी तरह से प्रबंधनीय है, लेकिन एक बड़ी संपत्ति की देखभाल करना आपकी उम्र में खर्च होता है। डॉक्टर, कार्ला ने बीच में ही कहा, यह सवाल मानक संज्ञानात्मक मूल्यांकन का हिस्सा है। डॉक्टर असहज होकर हिल गए। मैं मरीज की जीवन के निर्णय लेने की क्षमता का मूल्यांकन कर रहा हूं। उसने अभी अभी उत्कृष्ट याददाश्त, समय और स्थान की समझ और गणितीय क्षमता दिखाई है। आपकी चिकित्सा चिंता क्या है? खैर, परिवार ने भ्रम के एपिसोड की सूचना दी है। कौन से एपिसोड विशेष रूप से? तारीखों के साथ, गवाहों के साथ।
साक्षी ने दखल दिया। उसने चूल्हा जलाना छोड़ दिया। बातचीत भूल गई। कहानियां दोहराती है। क्या आपने सीधे इन घटनाओं को देखा? कार्ला ने पूछा। खैर, रोहित ने मुझे बताया तो यह कहने का है। सुनने की गवाही, कोई चिकित्सीय सबूत नहीं। डॉक्टर, मेंडोजा ने अपनी नोटबुक बंद कर दी। देखो, इस मूल्यांकन के आधार पर मुझे संज्ञानात्मक गिरावट के स्पष्ट संकेत नहीं दिखते हैं। लेकिन लेकिन क्या? मैंने दबाव डाला। मैं एक और गहरी जांच की सिफारिश करूंगा। एमआरआई, संपूर्ण न्यूरोप्सिकल परीक्षण। इसमें कई सप्ताह लग सकते हैं। और इस बीच साक्षी ने चिंतित होकर पूछा, जब तक परिणाम नहीं आते तब तक यह समझदारी होगी कि श्रीमती पाताल एक पूर्व निर्धारित शक्ति पर हस्ताक्षर करने पर विचार करे, केवल एक सावधानी के रूप में, ताकि अगर उन्हें मदद की आवश्यकता हो तो सब कुछ व्यवस्थित हो। वहां असली मकसद था पावर ऑन अटॉर्नी। मैं कुछ भी नहीं हस्ताक्षर करने वाली नहीं हूं। मुझे उठते हुए देखा। यह बातचीत खत्म हो गई। माँ, रोहित खड़ा हो गया है। डॉक्टर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। नहीं बेटा, डॉक्टर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है और मैं इसे होने नहीं दूंगी। पाताल, डॉक्टर ने अपनी सबसे दयालु आवाज में कहा। मैं समझती हूं कि मदद लेना स्वीकार करना कठिन है। यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इनकार आम है उन मरीजों में जो ठीक होने में समय लेते हैं। डॉक्टर ने चेतावनी दी। ध्यान रखें कि आप जो कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप बिना ठोस मेडिकल टेस्ट के कोई निदान करते हैं तो मैं आपको गलत इलाज देने के लिए मुकदमा कर सकती हूं। डॉक्टर ने चेहरे से रंग उड़ा दिया। मैं कुछ नहीं निदान कर रहा हूं, केवल सुझाव दे रहा हूं। आपके सुझाव दर्ज हो चुके हैं और यदि यह मामला बढ़ता है तो यह कानूनी दस्तावेज का हिस्सा बन जाएगा। हम क्लिनिक से बाहर आए। रोहित ने मुझे मॉल के पार्किंग में पकड़ लिया। माँ, तुम यह सब इतना कठिन क्यों बना रही हो? कठिन? मैं इसे कठिन बना रही हूं। मैंने उसे आंखों में देखा। रोहित, उस डॉक्टर ने चाहा कि मैं एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दूं ताकि तुम मेरे संपत्तियों को नियंत्रित कर सको। क्या तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है? जो हो रहा है वह यह है कि तुम्हें मदद की जरूरत है और तुम उसे स्वीकार करने के लिए बहुत जिद्दी हो। जो हो रहा है, मैंने टूटे स्वर में कहा, वह यह है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें इतना नियंत्रित कर लिया है कि तुम अपनी मां को पहचानने में असमर्थ हो। बस, उसने चिल्लाया। सब कुछ के लिए साक्षी को दोष देना बंद करो। मैं थक चुका हूं। जानते हो क्या? अगर तुम हमारी मदद नहीं लेना चाहते तो ठीक है, जैसे तुम हमेशा से चाहती थी। स्वयं को संभाल लो। और वह चला गया। कार्ला ने मुझे गले लगाया जबकि मैं पार्किंग में रो रही थी। ताई, यह और बुरा होगा जब तक कि यह ठीक ना हो। मुझे पता है। तुम्हें कानूनी, वित्तीय और भावनात्मक रूप से अपनी रक्षा करनी होगी। मुझे बताओ क्या करना है। और कार्ला, धन्य हो, उसने मुझे योजना दी। उस रात अपने खाली और शांत घर में मैंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मैं एक पीड़िता नहीं बनूंगी। मैंने कार्ला को फोन किया। ताई, क्या तुम सुनिश्चित हो? एक बार जब हम यह शुरू करेंगे तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मैं सुनिश्चित हूं। मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? अगले 2 हफ्तों में मैंने अपनी योजना को सटीकता से लागू किया। पहला कदम, अपनी संपत्तियों को सुरक्षित करना। सबसे पहले मेरी 2018 की निसान सेंट्रा, चांदी रंग की, 87,000 की। मैंने इसे सोने की तरह रखा था। इसकी कीमत लगभग IS2 80,000 थी। मैंने एक बुधवार को विज्ञापन पोस्ट किया। शुक्रवार तक मेरे पास 5 इच्छुक खरीदार थे। उनमें से एक थे श्रीमान हेक्टोर मल्डोनाडो। वह सुबह 10 बजे समय पर आए। एक 60 साल के आसपास का व्यक्ति, सीधा खड़ा, दृढ़ नजर, राज्य पुलिस में 35 साल, रिटायर्ड कर्नल। पाताल, उन्होंने कार की जांच करने के बाद कहा, यह बेहतरीन स्थिति में है। मैं आपको IS2 70,000 का ऑफर देता हूं। नकद, नकद, नकद। मेरे पास बैंक में पैसे हैं। हम अभी तुरंत नोटरी के सामने ट्रांसफर कर सकते हैं। उठिए। और 2 घंटे में यह कार मेरी होगी। श्रीमान हेक्टोर, क्या मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछ सकता हूं? बिल्कुल। अगर कोई इस कार को नुकसान पहुंचाए
मान लीजिए इसे पूरी तरह से खरोंच दे दे, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने मुझे उन पुलिस की आंखों से देखा जो सब कुछ देख चुकी हैं। मैडम, मैं रिटायर्ड कर्नल हूं। मेरे पास राज्य और नगर पालिका पुलिस में संपर्क है। अगर कोई मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो मैं तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। और यकीन मानिए, जब मेरे रैंक का कोई अधिकारी रिपोर्ट दर्ज करता है तो मामला जांचा जाएगा। क्यों? मैंने पूछा, सिर्फ जिज्ञासा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझौता हुआ। उस दोपहर RS-2 70 जेवर और नकद मेरी नई बैंक खाते में जमा हुए। एक खाता जो न तो रोहित और न ही साक्षी को पता था। दूसरा कदम, अपनी बचत को स्थानांतरित करना। मेरे पास अपनी पुरानी खाता में RS gave event to 80 तीन या जलीर थे। वह खाता जिसमें रोहित को लाभार्थी के रूप में दर्ज किया गया था। वह खाता जिसके बैंक स्टेटमेंट मेरे घर आते थे, जहां साक्षी की चाबी थी। कार्ला ने मुझे एक नए डिजिटल बैंक खाते में मदद की, बिना कोई भौतिक स्टेटमेंट के, डबल ऑथेंटिकेशन के साथ। मैंने सब कुछ स्थानांतरित कर दिया, हर पैसा और कार की RS-2 70 सीलर ज़ैब्रो। नए खाते में कुल RS-14 पायलाइस सी आजा ज़ैरा हो गए। पुराने खाते में मैंने RS-5 ज़ेरा ज़ेरा छोड़ दिए, पर्याप्त ताकि यह सक्रिय प्रतीत हो, लेकिन इतना नहीं कि चोरी करने लायक हो। तीसरा कदम, अपने घर को सुरक्षित करना। मैंने लुपिता, अपनी वकील मित्र के साथ कई कानूनी कदम उठाए। पहले, एक नया वसीयत, स्पष्ट रूप से घर रोहित के लिए, लेकिन केवल मेरी मृत्यु के बाद। और एक शर्त, अगर उसने इसे मुझसे पहले निकालने की कोशिश की तो विरासत रद्द हो जाएगी और संपत्ति एक बच्चों के फाउंडेशन को दान कर दी जाएगी। दूसरा, एक जीवन भर के उपयोग का अधिकार। इसका मतलब था कि भले ही घर अंततः रोहित का हो, मुझे इसमें रहने का अधिकार था जब तक मैं जीवित रहूंगी। कोई मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। तीसरा, केवल कार्ला को रद्द करने योग्य पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर मुझे कुछ हुआ तो वह मेरे मेडिकल और वित्तीय मामलों पर निर्णय लेगी। नहीं रोहित, नहीं साक्षी। ताई, कार्ला ने मुझसे कहा, जब उन्हें पता चलेगा तो वे नाराज हो जाएंगे। मुझे पता है, लेकिन यह मेरी सुरक्षा है। चौथा कदम, निगरानी। यहां संवेदनशील हिस्सा था। मैंने अपने भतीजे जेवियर को बुलाया। वह एक साइबर सुरक्षा तकनीशियन है। मैंने स्थिति समझाई। ताई, जो तुम मुझसे मांग रही हो वह अच्छी है, ये कठिन है, मुझे पता है, लेकिन मुझे सबूत चाहिए। जो कुछ वे योजना बना रहे हैं उसका प्रमाण। क्या तुम सुनिश्चित हो? एक बार जब तुम देखोगी कि वे क्या कह रहे हैं, तुम इसे अनदेखा नहीं कर पाओगी। मैं सुनिश्चित थी। जेवियर ने मेरे घर में 4 छिपी हुई कैमरे लगाए। एक दीवार की घड़ी के अंदर, एक माइक्रोवेव में जो मैं अब उपयोग नहीं कर रही थी, एक फ्रेम के अंदर, एक धूम्रपान अलार्म में, सभी मेरे मोबाइल ऐप से जुड़े हुए। मैं सब कुछ रियल टाइम में देख और सुन सकती थी, और सब कुछ क्लाउड में रिकॉर्ड हो रहा था। ताई, ये कानूनी है क्योंकि ये तुम्हारा घर है, लेकिन रिकॉर्डिंग के साथ जो तुम करती हो उस पर ध्यान रखना। मैं केवल तब उपयोग करूंगी जब यह बिल्कुल आवश्यक हो। 2 दिन बाद मैंने साक्षी को अपने घर की चाबी की एक प्रति दी। मैंने फोन पर कहा, साक्षी, तुम तो शहद की तरह मीठी हो। मैं सोच रही थी, शायद तुम सही हो। शायद मैं बहुत बंद दिमाग हो गई हूं। लो, ये चाबी रख लो। जब मैं यहां ना हूं तो तुम्हें घर से कुछ चाहिए हो तो। दूसरी ओर चुप्पी थी। सच में माँ पाताल, सच में हम परिवार हैं, है ना? वाह, मुझे नहीं पता क्या कहूं। धन्यवाद। कोई बात नहीं मेरे प्यारे। मैंने कॉल काट दिया और मुस्कुराई, क्योंकि अब जब भी वह बिना मेरी अनुमति के मेरे घर में प्रवेश करेगी, मैं जान जाऊंगी। मैं देखूंगी, मैं रिकॉर्ड करूंगी। चरण 5, अभिनय। सबसे कठिन हिस्सा, नाटक करना, दिखावा करना कि मैं हार गई हूं, दिखावा करना कि मैं भ्रमित हूं, दिखावा करना कि मैं कमजोर हूं। मैंने रोहित को बेवकूफी भरे सवाल पूछने शुरू किए। मेरे बेटे, पेंशन की तारीख क्या है? माँ, महीने की 28 तारीख को, जैसे हमेशा। अच्छा, हाँ, मुझे याद नहीं रहा। मुझे याद था, लेकिन मुझे चाहिए था कि वह ऐसा मान ले। मैंने उससे साधारण चीजों में मदद मांगी। रोहित, क्या तुम आकर मेरी
वॉशिंग मशीन में मदद करोगे? मुझे नए बटन नहीं समझ आ रहे। ये वही वॉशिंग मशीन थी जो 5 साल से थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि इसे कैसे चलाना है। मैंने डिनर में कहानियां दोहरानी शुरू की। क्या मैंने तुम्हें बताया कि एक बार तुम्हारे पिता और मैं वेराक्रूज़ गए थे? हाँ, माँ, 3 बार। सच में। ओह! मुझे माफ़ करना। मैंने देखा कि उसने साक्षी के साथ एक नज़र साझा की। वह नज़र जैसे कह रही थी, देखा? मैंने कहा था। मैंने गलती से कुछ खाना जला दिया। कुछ भी खतरनाक नहीं, बस थोड़ा चावल। माँ, तुमने चूल्हा जलता छोड़ दिया? सच में? ओह भगवान! मेरी याददाश्त। और फिर से महत्वपूर्ण नज़रें। 2 हफ्तों तक मैंने उन्हें ठीक वही दिया जो वे चाह रहे थे। एक भ्रमित महिला, जो अपनी क्षमताएँ खो रही थी। इस बीच मैं रिकॉर्डिंग्स देख रही थी, जो सोने के समान थी। 18 सितंबर की रिकॉर्डिंग, शाम 3:47 बजे। साक्षी और रोहित मेरे लिविंग रूम में। मैं सपोज़िडली डॉक्टर के पास गई थी। साक्षी, क्या तुमने देखा कि उसने कैसे भूल गई कि हमें यह कहानी पहले ही बता चुकी है? ये इस हफ्ते की तीसरी बार है। रोहित, हाँ, वह बिगड़ रही है। साक्षी, बिल्कुल। इसलिए हमें जल्दी करना होगा इससे पहले कि वह कुछ बेवकूफ़ी करे। जैसे घर को किसी चर्च को दान करना या ऐसा कुछ। रोहित, ऐसा मत कहो। मेरी माँ नहीं। साक्षी, तुम्हारी माँ अब बुजुर्ग हो रही है। रोहित, तुम्हें और कितनी सबूत चाहिए? वह पहले ही मेंडोजा को रिजेक्ट कर चुकी है। भगवान का शुक्र है कि उसने उस दिन कुछ नहीं साइन किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम अपना मौका खो देते। रोहित, हमारा मौका क्या है साक्षी? उसे बचाने का, उसकी संपत्ति की रक्षा करने का, जो तुम्हारी विरासत है, जो हमारा भविष्य है। रोहित, हमें 26,000 रुपए की जरूरत है। बैंक ने हमें दायर करने की धमकी दी है। हमारा अपार्टमेंट खतरे में है और तुम्हारी माँ के पास 4,500,000 रुपए का घर है। क्या यह सही है रोहित? यह न्याय के बारे में नहीं है। यह उसका घर है साक्षी, और जल्दी ही यह तुम्हारा होगा। यह तुम्हारी प्राकृतिक विरासत है। हम बस प्रक्रिया को सभी के भले के लिए तेज कर रहे हैं, जिसमें उसका भी। क्योंकि अगर वह पूरी तरह से पागल हो जाती है और अंत में किसी आश्रम में चली जाती है, तो तुम सोचते हो कि उसका खर्च कौन उठाएगा? हम, जिनके पास पैसे नहीं हैं। बेहतर है कि वह अभी घर बेचे और अपनी उम्र के लिए उपयुक्त जगह पर जाए, और हम उस पैसे का उपयोग अपनी कर्ज चुकाने और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए करें। रोहित, हमारे अभी बच्चे नहीं हैं। साक्षी, क्योंकि हम उन्हें पालने का खर्च नहीं उठा सकते। रोहित, ये मेरा मुद्दा है। सब कुछ बदल जाएगा अगर रोहित, अगर मेरी माँ अब घर में ना हो। साक्षी, बिल्कुल। देखो, मुझे उसकी परवाह है, सच में। लेकिन अब समय है कि हम वास्तविकता को स्वीकार करें। हम सभी को वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। लंबा ठहराव। रोहित, तुम क्या प्रस्तावित कर रहे हो साक्षी? डॉ मेंडोजा एक अधिक आक्रामक मूल्यांकन कर सकते हैं। सही परिणामों के साथ हम इंटरडिक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं, कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, और फिर तय कर सकते हैं कि उसके लिए क्या बेहतर है। मेडिकेड ऐसे अच्छी देखभाल करता है। वह अच्छी तरह से देखभाली जाएगी। और हम, रोहित, और हम घर में रहेंगे। साक्षी, यह तुम्हारी विरासत है, मेरे प्यार। हम इसे बस थोड़ी जल्दी मांग रहे हैं। जब मैंने वह रिकॉर्डिंग देखी, मैं रोई न कि दुख से, बल्कि गुस्से से, लेकिन राहत भी थी, क्योंकि अब मेरे पास सबूत थे। हेर-फेर के सबूत, साजिश के सबूत, सब कुछ का सबूत। और मैं अगले कदम के लिए तैयार थी। चरण 6, अंतिम चाबी। मैंने डॉन हेक्टर से संपर्क किया, उस कर्नल से जिसने मेरी कार खरीदी थी। डॉन हेक्टर, मुझे आपसे एक बहुत बड़े फेवर की जरूरत है। कहिए, श्रीमती पाताल। मैंने उसे सब कुछ बताया, साक्षी के साथ स्थिति, हेर-फेर और मेरी योजना। आपने मुझे वो कार 2 हफ्ते पहले बेची थी, मैंने कहा। लेकिन साक्षी को नहीं पता। वह अभी भी मानती है कि यह मेरी है, और मुझे यकीन है कि वह इसके बारे में कुछ करने जा रही है। डॉन हेक्टर ने ध्यान से सुना। आप मुझसे क्या चाहते हैं? जब वह कार को नुकसान पहुंचाए, तो पूर्ण रिपोर्ट दायर करे, जिससे वह परिणामों का सामना करे। श्रीमती,
उसने शिकारी की मुस्कान के साथ कहा। ये एक खुशी होगी। एक और बात, मुझे चाहिए कि वह स्वीकार करे, कि वह स्पष्ट रूप से बताए कि उसने ऐसा क्यों किया। और मुझे इसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। क्या आप उसे उकसाने की सोच रही हैं? हाँ, मुझे आपका तरीका पसंद है, श्रीमती पाताल। मुझ पर भरोसा करें। अगले सप्ताह में मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया। मैं उदास, भ्रमित, कमज़ोर दिख रही थी। मैंने रोहित से कहा कि मैं ठीक नहीं महसूस कर रही। शायद तुम सही हो बेटा। शायद मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। उसकी आंखें चमक उठीं। सच में माँ, सच में मुझे लड़ाई से थकान हो गई है। मुझे सब कुछ से थकान हो गई है। मैंने साक्षी से कहा कि मैं सोच रही हूँ। मुझे तुम्हारे सुझाव पसंद आ रहे हैं कि मैं एक छोटे और सुविधाजनक स्थान पर चली जाऊं। अरे माँ पाताल, मुझे खुशी है कि तुम सच समझने लगी हो। और फिर 22 सितंबर को मैंने अपनी कार की चाबियां रसोई की मेज पर रख दी ताकि साक्षी देख सके, और घर से निकल गई। लेकिन मैं दूर नहीं गई। मैंने मॉल के पार्किंग में 2 ब्लॉक की दूरी पर अपनी गाड़ी लगा दी, जहां दान मालिक है एक्टोर ने अपनी गाड़ी छोड़ी थी। और मैंने इंतजार किया। शाम के 3:15 बजे मैंने उसकी गाड़ी आते हुए देखा। मैंने देखा कि वह निसान से दूर पार्किंग में गाड़ी लगाती है। उसने चारों ओर देखा ताकि कोई उसे ना देख सके। मैंने उसे अपनी चाबियां निकालते हुए देखा और उसे गाड़ी को खरोंचने लगा। बोनट, दरवाजे, ट्रंक वो खींच रही थी, गुस्से और खुशी के साथ। मैंने अपने मोबाइल से सबकी तस्वीरें ले लीं। जब वह खत्म हुई, मैंने उसे अपनी गाड़ी में लौटते और हंसते हुए देखा। मैंने 5 मिनट इंतजार किया। फिर मैंने दान मालिक है छकटुआर को फोन किया। हो गया। शानदार। मैं वहां जा रहा हूं पुलिस के साथ। फिर मैंने साक्षी का नंबर डायल किया और वह बातचीत शुरू हुई जो सब कुछ बदल देगी। फोन ने 3 बार रिंग की। फिर उसने उठाया। नमस्ते। उसकी आवाज खुश और संतुष्ट थी। साक्षी, मैं हूं। अरे माँ पाताल, क्या हुआ? क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी? मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। साक्षी, थोड़ी रुकावट। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास और चीजें थीं, महत्वपूर्ण चीजें। ठीक है, तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरी जान। मैं सिर्फ तुम्हें एक अजीब बात बताने के लिए फोन कर रही थी। क्या बात? अब उसकी आवाज में एक हल्का संदेह था। देखो, कर्नल हेक्ट और मल्डोनाडो ने अभी मुझे फोन किया। क्या तुम उसे याद करती हो? वह आदमी जिसने मुझे 2 महीने पहले गाड़ी बेची थी। पूर्ण चुप्पी। साक्षी, क्या तुम अभी भी वहां हो? क्या कहा तुमने? कर्नल मल्डोनाडो, निसान का मालिक? लेकिन लेकिन वह तुम्हारी गाड़ी है। ये मेरी गाड़ी थी मेरी जान। मैंने इसे जुलाई में बेच दिया। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, नहीं बताया। उसकी आवाज में हल्का कांप था। अजीब है। मुझे लगा कि मैंने बताया। खैर, मामला यह है कि दान मालिक हेक्टोर ने मुझे बहुत गुस्से में फोन किया। लगता है कि किसी ने उसकी गाड़ी को पूरी तरह से खरोंच दिया है। वह बेचारा बहुत परेशान है। मैं नहीं। और दिलचस्प बात यह है साक्षी कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे पता है कि ऐसा किसने किया, क्योंकि लगता है कि कोई इस घटना को देख रहा था। सुपरमार्केट की सुरक्षा कैमरों ने सब कुछ कैद कर लिया। झूठ। वहां कोई कैमरे नहीं थे, लेकिन वह नहीं जानती थी। सासू माँ। उसका चिल्लाना आतंक से भरा था। तुमने मुझसे कहा था कि यह तुम्हारी गाड़ी है। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा साक्षी। वास्तव में हम गाड़ी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन चाबियां तो तुमने मेज पर रखी थी। हाँ, मेरी नई घर की चाबियां, जो मुझे चाबी बनाने वाले ने दी थी। एक और झूठ, लेकिन सही। नहीं, नहीं, नहीं। उसकी आवाज हाइस्टेरिकल हो गई। ये नहीं हो सकता। साक्षी, क्या तुमने अभी यह स्वीकार किया है कि तुमने गाड़ी को खरोंच दिया? तुमने मुझे फंसाया। फंदा? मेरी जान, मैंने तुम्हें किसी गाड़ी को खरोंचने के लिए मजबूर नहीं किया। यह तुम्हारा निर्णय था, तुम्हारा चुनाव। मैंने यह तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए किया, ताकि तुम समझ सको कि तुम रोहित और मेरे जीवन को बर्बाद नहीं कर सकती। बिंगो। पूरी तरह से स्वीकार्यता मेरे फोन पर रिकॉर्ड हो गई। साक्षी, क्या तुम समझती हो कि तुमने क्या कहा?
तुमने जानबूझकर वैंडलिज्म की स्वीकार्यता दे दी। मुझे परवाह नहीं। तुम्हें यह मिलना चाहिए। दुष्ट, बर्बाद, बोझ। तुम्हें एक वृद्धाश्रम में होना चाहिए। तुम्हें मर जाना चाहिए। ये अंतिम शब्द मेरे लिए घूंसे की तरह लगे। लेकिन अब मुझे दर्द नहीं हुआ, क्योंकि अंततः उसका असली चेहरा सामने आ गया था। वाह! मैंने शांति से कहा। कितना दिलचस्प है कि तुम यह कहती हो, क्योंकि दान मालिक हे इगेटोर इस समय सुपरमार्केट में 3 पुलिस गाड़ियों के साथ औपचारिक शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। क्या? हाँ, मेरी जान। निजी संपत्ति को नुकसान, वैंडलिज्म, और जब एक रिटायर्ड कर्नल पुलिस से शिकायत करता है, तो मामला बहुत अच्छे से जांचा जाता है। सासू माँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरी मदद? तुम्हारे कहे गए बातों के बाद, जब तुमने मुझे मरने की शुभकामनाएं दी? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं गुस्से में थी। सासू माँ, कृपया। मैंने पीछे से सायरन सुनी। सायरन जो उसकी तरफ आ रही थी। साक्षी, तुम अब कहाँ हो? मैं मैं घर पर हूँ। अभी पहुंची हूँ। क्यों? क्या तुम अपने घर में हो? अपने अपार्टमेंट में? हाँ। शानदार। क्योंकि दान मालिक हे एकटोर ने पुलिस को तुम्हारी पहचान बता दी है। 28 वर्ष की महिला, लंबे भूरे बाल, नीला कपड़ा, एक लाल माजदा चला रही है। तुम्हारा लाल माजदा। साक्षी। एक चीख, एक आतंक की चीख। नहीं, वे यहां हैं। वे दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि दरवाजा खोलो। प्रतिरोध केवल चीजों को और खराब करेगा। सासू माँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ। नहीं मेरी जान, तुमने सब कुछ बर्बाद किया। मैंने तो बस अपना बचाव किया। मैडम, दरवाजा खोलिए। मैंने पीछे से एक पुलिस वाले की अथॉरिटेटिव आवाज सुनी। 1 मिनट, साक्षी ने चिल्लाया। फिर मुझसे, एक विनम्र आवाज में। माँ पाताल, कृपया उनके साथ बात करो। उन्हें बताओ कि यह एक गलती थी, कि मैंने सोचा कि यह तुम्हारी गाड़ी है, कि यह एक गलतफहमी थी। कृपया? साक्षी, तुम्हें कितनी बार मुझसे कहा कि मैं अपने ही घर से चली जाऊं? मैंने कभी नहीं कहा। तुमने कितनी बार मुझे अपमानित किया? मुझे बूढ़ी कहा? मुझे कचरे की तरह ट्रीट किया? मैंने कितनी बार तुमसे चोरी करने की योजना बनाई? मुझे पागल घोषित करने की कोशिश की? चुप्पी। मैं सब जानती हूँ। साक्षी, सब कुछ। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मेरे पास सबूत है। मुझे तुम्हारी कर्जों के बारे में पता है। मुझे तुम्हारे मेरी सिग्नेचर को जाली करने के प्रयास के बारे में पता है। मुझे तुम्हारे और रोहित के साथ बातचीत के बारे में पता है, कि तुम कैसे मेरा घर मुझसे छीनना चाहती थी। तुम झूठ बोल रही हो। 18 सितंबर 3:47 बजे मेरी बैठक, तुम और रोहित। उद्धरण। ये तुम्हारी विरासत है, मेरी जान। माँ, हम इसे थोड़ी पहले ही मांग रहे थे। मैं आगे बढ़ी। चुप्पी भयंकर थी। कैसे? क्योंकि मैं वो बूढ़ी औरत नहीं हूं जो तुम समझते थे। क्योंकि तुमने गलत इंसान को कमतर आंका। अब दरवाजा खोलो या हम तोड़ देंगे। पुलिस वाले की आवाज और तेज हो गई। अब मुझे जाना है, मैंने शांति से कहा। अधिकारी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और साक्षी, एक बात और। क्या? उसकी आवाज एक हार्दिक फुसफुसाहट में थी। जिस गाड़ी को तुमने खर्रोंच दिया, उसकी कीमत 8,80,000 है। जो नुकसान तुमने किया है, उसकी मरम्मत में शायद 37,000 से 60,000 तक खर्च आएगा। यह गंभीर अपराध है, साधारण जुर्म नहीं। इसके लिए जेल की सजा हो सकती है। नहीं, यह नहीं हो सकता। और श्रीमान पाताल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह रिटायर्ड कर्नल है, जिनके पूरे राज्य की पुलिस में संपर्क है। वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। माँ, कृपया। मुझे खेद है, साक्षी। लेकिन जैसे तुमने मुझसे कई बार कहा, हर कोई जो बोता है वही काटता है। और मैंने फोन रख दिया। मेरे हाथ जोर से कांप रहे थे। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं इसे अपने कानों में सुन सकती थी। लेकिन महीनों में पहली बार मुझे ताकतवर महसूस हुआ। मुझे आजादी मिली। मैं सीधे घर वापस आई। मुझे अपने स्पेस में होना था, अपने क्षेत्र में। जब मैं पहुंची, मैंने एक गिलास पानी लिया और अपने पसंदीदा सोफे पर बैठ गई। तभी फोन बजने लगा। रोहित, एक कॉल। 2 3 4। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर संदेश आने लगे। रोहित, माँ,
तुमने क्या किया? रोहित, पुलिस ने साक्षी को गिरफ्तार कर लिया। रोहित, कहते हैं कि उसने एक गाड़ी को खरोंच दिया। रोहित, वो तुम्हारी गाड़ी है? रोहित, माँ जवाब दो। रोहित, तुमने यह क्यों किया? रोहित, वह तुम्हारी बहू है, मेरी पत्नी है। रोहित, तुम किस तरह का इंसान हो? मैंने हर संदेश पढ़ा और कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब मुझे खुद को समझाने की जरूरत नहीं थी। मुझे किसी को खुश करने के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं थी। शाम को 6 बजे किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। बांग बांग बांग। माँ, खोलो। वह रोहित था। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। मेरा बेटा बुरी हालत में था। आंखें लाल, चेहरा बिगड़ा हुआ, बाल बिखरे हुए। तुमने ऐसा कैसे किया? उसने चिल्लाया, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती। तुमने साक्षी को गिरफ्तार कराने का कैसे सोचा? मैंने उसे गिरफ्तार नहीं कराया। उसने अपराध किया है। एक अपराध। उसने एक गाड़ी को खरोंच दिया क्योंकि उसने सोचा कि वह तुम्हारी है। बिल्कुल। उसने यह खरोंच इसीलिए दी क्योंकि वह मुझे नीचा दिखाना चाहती थी, क्योंकि वह मुझे दुख पहुंचाना चाहती थी। यही उसके अपने शब्द थे। मैं गुस्से में थी। लोग गुस्से में बातें करते हैं और जब लोग गैर कानूनी काम करते हैं तो उन्हें परिणाम भुगतने पड़ते हैं। रोहित, यह एक गाड़ी थी। इसे ठीक किया जा सकता है। ये मेरी गाड़ी नहीं है। ये कर्नल पाताल की गाड़ी है और उन्हें आरोप लगाने का पूरा अधिकार है। तुमने इसे योजना बनाई। ये सब एक जाल था। हाँ, मैंने योजना बनाई। मैंने बेझिझक स्वीकार किया, क्योंकि तुम्हारी पत्नी महीनों से यह सोच रही थी कि कैसे मुझे मेरा घर चुराना है, कैसे मुझे बूढ़ा साबित करना है, कैसे मुझे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना है। और मैं अपने बचाव में खड़ी हुई। ये झूठ है। सच में। मैंने अपना फोन निकाला। क्या तुम रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हो? उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या? कौन सी रिकॉर्डिंग? तुम्हारे कमरे की रिकॉर्डिंग, साक्षी के साथ मेरी बातों की रिकॉर्डिंग, तुम्हारे साथ साक्षी की बातें। मैंने फाइल खोजी। उदाहरण के लिए, यह 18 सितंबर की है। सुनना चाहोगी माँ? नहीं। मैंने प्ले दबाया। साक्षी की आवाज स्पीकर से साफ सुनाई दी। ये तुम्हारी विरासत है मेरे प्यारे। हम इसे थोड़ी पहले ही मांग रहे हैं। तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है रोहित। हम सिर्फ प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। मैंने देखा कि मेरा बेटा टूट रहा है, जैसे सच उसे ट्रेन की तरह टकरा रहा हो। मैं नहीं चाहती थी। नहीं चाहती थी क्या रोहित? क्या तुमने मुझे चुराने नहीं दिया? क्या तुमने मुझे मानसिक अस्पताल में नहीं डालने की योजना नहीं बनाई? क्या तुम मेरे घर पर कब्जा नहीं करना चाहते थे? ऐसा नहीं था। साक्षी ने कहा कि यह तुम्हारे भले के लिए था, कि तुम्हें मदद की जरूरत थी, कि हम तुम्हारी मदद कर रहे थे। और तुमने उस पर विश्वास किया। अपनी माँ पर, जो तुम्हें पाला, जो तुम्हें खिलाया, जो तुम्हारी शिक्षा का खर्च उठाया। और तुमने उसे मुझसे ज्यादा भरोसा किया। वह मेरी पत्नी है और मैं तुम्हारी माँ। चुप्पी भयानक थी। रोहित, मैंने धीरे से कहा, मेरे पास सभी सबूत हैं। रिकॉर्डिंग, धोखाधड़ी के प्रयास के दस्तावेज, उसके कर्ज की रिपोर्ट, सब कुछ। और न केवल साक्षी के, बल्कि तुम्हारे भी। मेरे। तुम कर्ज के बारे में जानते थे। तुमने साक्षी को नोटरी के पास लेकर जाकर मेरी संपत्ति के दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने की कोशिश की। तुम उन बातचीत में थे जहां मेरी मानसिक बीमारी की योजना बनाई जा रही थी। मां, मैं सिर्फ पैसे चाहता था, घर, विरासत। लेकिन जब मैं स्वाभाविक रूप से मरूंगा तब नहीं। वे इसे अभी नहीं चाहते थे। रोहित सोफे पर गिर पड़ा, रोते हुए। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे नहीं पता कि हम यहां कैसे पहुंचे। मुझे पता है, साक्षी ने तुम्हें नियंत्रित किया, तुम्हारे दिमाग में जहर भरा और तुमने उसे अनुमति दी। मेरे पास कर्ज है मां, बहुत सारे कर्ज। बैंक हमें दबाव डाल रहा है। हम फ्लैट खो सकते हैं। और उन्होंने सोचा कि मेरा घर आसान समाधान था। मैं केवल चाहता था कि चीजें बेहतर हों। तो तुमने सब कुछ और खराब कर दिया मेरे बेटे। बहुत। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को पोंछा। अब क्या होगा? अब साक्षी के खिलाफ आपराधिक आरोप है।
निजी संपत्ति को नुकसान? यदि श्रीमान पाताल दबाव डालते हैं तो उसे 2 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। माँ, कृपया उसके साथ बात करो। उसे बताओ कि वह आरोप वापस ले ले। साक्षी को जेल नहीं जा सकती। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि हम परिवार हैं। साक्षी उस दिन से मेरी परिवार नहीं है जब उसने मुझे बूढ़ा बोझ समझा कि मुझे मर जाना चाहिए। रोहित ने मुझे बड़े बड़े आंखों से देखा। उसने उसने यह कहा। उसने 3 घंटे पहले फोन पर कहा। यह भी रिकॉर्ड किया गया है। मेरा बेटा अपने चेहरे को ढक लेता है। हे भगवान! रोहित, मेरे पास तुमसे एक सवाल है और मुझे चाहिए कि तुम ईमानदार रहो। क्या? क्या तुम सच में मानते हो कि मैं अपनी समझ खो रही हूं? मुझे नहीं पता कि तुम मुझे 30 साल से जानते हो या बस साक्षी के स्क्रिप्ट का पालन कर रहे थे। एक लंबी चुप्पी। मैंने सोचा कि यह असली है, लेकिन फिर मुझे संदेह होने लगा। लेकिन साक्षी इतनी निश्चित थी और मैं उस पर विश्वास करना चाहता था। क्यों? क्योंकि अगर यह सच था तो हम बुरे नहीं थे। हम तो बीमार मां की मदद कर रहे थे। लेकिन यह सच नहीं था। नहीं, यह सच नहीं था। वह रो पड़ी। मां, मुझे खेद है। मुझे बहुत खेद है। मुझे पता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? यह सवाल मेरे दिल को तोड़ गया, क्योंकि मैं कहना चाहता था कि हाँ, मैं उसे गले लगाना चाहता था और कहना चाहता था कि सब ठीक होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। अभी नहीं। रोहित, माफी एक पल में नहीं मिलती। ये एक क्रिया है, शब्द नहीं। मैं क्या करूं? पहले साक्षी से तलाक लो। मां, ये बातचीत का विषय नहीं है। वो मुझसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी। उसने मेरी दस्तखत की नकल करने की कोशिश की। वह मुझे मारने की इच्छा रखती है और तुम उम्मीद करती हो कि मैं उसके साथ संबंध बनाए रखूं। लेकिन मैं उसे प्यार करता हूं। तुम एक झूठ से प्यार कर रहे हो। तुम उस मास्क से प्यार कर रहे हो जो उसने तुम्हें फंसाने के लिए पहना था। लेकिन असली साक्षी तुमने अभी अभी देखी है। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। वह गिरफ्तार है। वह डरी हुई है और उसे डरे हुए होना चाहिए। कर्मों के परिणाम होते हैं। मां, कृपया। दूसरा, आगे बढ़ो। थेरेपी। तुम्हें यह समझने के लिए थेरेपी की जरूरत है कि तुम कैसे मैनिपुलेट होने के लिए तैयार हो गए, अपने सह निर्भरता के मुद्दों पर काम करने के लिए, ठीक होने के लिए। और तुम, हम, हमारा रिश्ता, ये तुम पर निर्भर है कि क्या तुम सच में इस काम को करने के लिए तैयार हो, सच का सामना करने के लिए, अपनी मां को अपनी पत्नी पर चुनने के लिए। यह सही नहीं है। जीवन सही नहीं है बेटा, लेकिन जब यह हमें प्रभावित करता है तो यह सही हो जाता है। और अब तुम लोगों की बारी है। रोहित लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। मुझे साक्षी से मिलने जाना है। मुझे उससे बात करनी है। जाओ, लेकिन जब तुम उस दरवाजे से बाहर निकलोगे तो सोच समझकर तय करना कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि तुम हमें दोनों को नहीं रख सकते। तुम्हें चुनाव करना होगा। तुम यह क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं और क्योंकि तुम्हें यह सीखने की जरूरत है कि अपनी मां को मैनिपुलेट करना, उसे धोखा देना और उसकी मौत की इच्छा रखना, यह प्यार नहीं है, यह दुर्व्यवहार है। और मैं दुर्व्यवहार को और सहन नहीं करूंगी। मेरा बेटा बिना कुछ कहे बाहर चला गया और मैं अकेली रह गई। लेकिन इस बार अकेलापन दुखदायक नहीं था, क्योंकि यह एक चुना हुआ अकेलापन था, एक गरिमा के साथ अकेलापन। साक्षी की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद मेरा फोन बजा। यह कार्ला थी। आंटी, तुम्हें अभी मेरी ऑफिस आना है। क्या हुआ? साक्षी ने एक वकील रखा है। वह बातचीत करना चाहती है। मैं 1 घंटे बाद कार्ला के ऑफिस पहुंची। कॉन्फ्रेंस रूम में कार्ला, मेरी भतीजी और वकील, कर्नल हिक्टोर, एक महंगे सूट में एक 50 वर्षीय वकील और साक्षी मौजूद थी। मेरी बहू बहुत खराब लग रही थी, बिना मेकअप के, गंदे बालों के साथ, गहरी आंखों के साथ। उसने 2 रातें हिरासत में बिताई थीं, जब तक कि रोहित ने 50,000 रुपए की जमानत नहीं दी। जब उसने मुझे प्रवेश करते देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। माँ पाताल, श्रीमती पाताल। मैंने उसे सही किया। वकील रोइज ने बात शुरू की। श्रीमती पाताल, कर्नल हिक्टोर, आने के लिए धन्यवाद। हम यहाँ सभी पक्षों के लिए लाभकारी समझौते पर पहुंचने के लिए हैं।
किस तरह का समझौता? कर्नल हिक्टोर ने लोहे की आवाज में पूछा। मेरी ग्राहक यह स्वीकार करती है कि उसने एक गंभीर गलती की, एक आवेगपूर्ण गलती, जो भावनात्मक तनाव और पारिवारिक संघर्ष का परिणाम थी। वह वाहन के नुकसान की पूरी भरपाई करने के लिए तैयार है। 56,000 रुपये, कर्नल ने कहा। यह मुझे 3 कार्यशालाओं में बताया गया था। साक्षी पीली पड़ गई। स्पष्ट रूप से उसके पास 35,000 रुपये नहीं थे। इसके अलावा, वकील ने जारी रखा, मेरी ग्राहक सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए तैयार है और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, जिसमें वह श्रीमती पाताल के करीब न जाने का वचन देती है। बस इतना? कार्ला ने तंज किया। हम कर्नल से आपराधिक आरोप वापस लेने के लिए कह रहे हैं। इसके बदले मेरी ग्राहक नुकसान का भुगतान करती है और दोनों पक्ष अपने जीवन के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। सभी ने मुझे देखा। माफ कीजिए, वकील ने कहा। मैंने कहा नहीं। मैं किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करती। श्रीमती पाताल, वकील ने संतोषजनक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, समझिए कि अगर यह न्यायालय में गया तो इसमें साल लग सकते हैं। यह महंगा और थकाऊ है। मुझे परवाह नहीं। मां पाताल, साक्षी ने पहली बार बोला। उसकी आवाज टूट गई। कृपया, मुझे पता है कि मैंने गलती की। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ भयानक थी। लेकिन कृपया मेरी जिंदगी को इसके लिए बर्बाद मत करो। तेरी जिंदगी बर्बाद करना, साक्षी? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। मैं निराश थी। हमारे ऊपर कर्ज है। हम डूब रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। और तुमने चुराने का फैसला किया। मैं तुम्हें नहीं चुराने जा रही थी। हम बस चाहते थे कि तुम समझो कि हमें मदद की जरूरत थी। मदद? साक्षी, तुमने मेरी दस्तखत की नकल करने की कोशिश की। मुझे मानसिक रूप से असमर्थ घोषित करने की कोशिश की। एक भ्रष्ट डॉक्टर के साथ मिलकर ये सब योजना बनाई ताकि मुझे मेरे कानूनी अधिकारों से वंचित किया जा सके, और तुम इसे मदद कहते हो? मैं बस सबके लिए सबसे अच्छा चाहती थी। झूठ? तुमने अपने लिए सबसे अच्छा चाहा था। वकील ने हस्तक्षेप किया। श्रीमती पाताल, मैं आपके गुस्से को समझता हूं, लेकिन इसे ध्यान में रखें। अगर आप आरोप वापस ले लेते हैं तो मेरी ग्राहक एक आपराधिक रिकॉर्ड से बच सकती है। वह अपनी नौकरी रख सकती है, सामान्य जीवन जी सकती है। और मैं? मुझे कब सामान्य जीवन की पेशकश की गई थी? जब मुझे अपने ही घर में अपमानित किया जाता था? जब तुम मुझे मानसिक संस्थान में भेजने की योजना बनाते थे? जब तुम मेरी मौत की कामना करते थे? ये गंभीर आरोप हैं, वकील ने कहा। रिकॉर्डिंग के साथ जो इन्हें समर्थन देती है, कार्ला ने जवाब दिया। वास्तव में हमारे पास यहां ट्रांसक्रिप्ट है। उसने एक मोटी फोल्डर निकाली। बातचीतें जहां श्रीमती साक्षी कॉटेज स्पष्ट रूप से योजना बनाती हैं कि कैसे मेरी आंटी को मानसिक रूप से असमर्थ घोषित किया जाए, दस्तावेजों की नकल की जाए और चिकित्सा मूल्यांकन को मैनिपुलेट किया जाए। वकील ने फोल्डर खोला, पढ़ा। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। यह चीजें बदलती हैं। वास्तव में, कार्ला ने कहा, क्योंकि अब हम केवल संपत्ति के नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं। हम धोखाधड़ी के प्रयास, दस्तावेजों की नकल, अपराध करने की साजिश की बात कर रहे हैं। सजा 2 से 6 साल की हो सकती है। साक्षी रोने लगी। कृपया, मम्मी पाताल, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रही। साक्षी, तुमने यह सब खुद किया। तुम्हें इस गिल्ट के साथ जीना होगा। अचानक उसने चिल्लाया, यह जानते हुए कि तुमने अपने बेटे की पत्नी को जेल भेजा, उसके विवाह को बर्बाद किया, उसकी जिंदगी को बर्बाद किया। नहीं, मैंने शांत स्वर में कहा, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की। तुमने उसे नियंत्रित किया। तुमने उसका इस्तेमाल किया। तुमने उसे अपनी मां के खिलाफ कर दिया। मैं तो बस अपनी रक्षा कर रही थी। महिलाएं, डॉन हेक्टर ने बीच में ही कहा, मैं यहां की भावनाओं को समझता हूं, लेकिन हमें व्यावहारिक होना चाहिए। पाताल जी, आप क्या चाहती हैं? सभी की नजरें मुझ पर थीं। मैंने गहरी सांस ली। मैं न्याय चाहती हूं। न्याय कई रूपों में आ सकता है, कर्नल ने कहा। तो ये मेरी गैर प्रक्राम्य शर्तें हैं। मैंने अपनी सूची निकाली, जो मैंने और कार्ला ने तैयार की थी। पहला,
साक्षी डॉन हेक्टर को 55,000 रुपए कार की मरम्मत के लिए देगी। नकद। इस हफ्ते मेरे पास नहीं है। चुप रहो। मैंने उसे डांटा। यह मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैंने किसी को डांटा, और यह अच्छा लगा। दूसरा, साक्षी अपनी सभी गतिविधियों की पूरी स्वीकार्यता करेगी। धोखाधड़ी का प्रयास, जालसाजी, साजिश, सब कुछ दस्तावेजीकरण और नोटरी के साथ। ये खुद को आरोपित करना है। वकील ने विरोध किया। यह सच है और यह मेरी शर्त है। तीसरा, साक्षी तुरंत रोहित से तलाक लेगी, बिना किसी भरण पोषण की मांग किए, बिना कुछ भी मांगे। वह साफ सुथरी जाएगी। नहीं, साक्षी ने चिल्लाया। मैं रोहित से प्यार करती हूं। क्या तुम उसे प्यार करती हो या उस विरासत से प्यार करती हो जो तुमने सोचा था कि वह तुम्हारे पास होगी? उसने जवाब नहीं दिया। चौथा, साक्षी पर स्थायी रोक लगाने का आदेश होगा। वह मुझसे दूर रहेगी, मेरे घर के पास नहीं आएगी और जीवन भर मुझसे संपर्क नहीं करेगी। और पांचवां, मैंने समाप्त किया। यदि साक्षी ये सब करती है तो डॉन हेक्टर आपराधिक आरोप वापस ले लेंगे और मैं धोखाधड़ी और जालसाजी के अतिरिक्त आरोप नहीं लगाऊंगी। कमरे में पूरी चुप्पी थी। यह बहुत है, साक्षी ने फुसफुसाया। यह उदार है, मैंने जवाब दिया, क्योंकि विकल्प यह है कि तुम सभी आरोपों का सामना करोगी। संपत्ति को नुकसान, धोखाधड़ी, जालसाजी। हम 6 से 8 साल की जेल की बात कर रहे हैं। और विश्वास करो, मेरे पास तुम्हें अदालत में हराने के लिए सभी सबूत हैं। वकील रोज ने अपनी क्लाइंट की ओर देखा। साक्षी, हमें निजी तौर पर बात करनी चाहिए। वे कमरे से बाहर चले गए। 15 मिनट बाद वे लौटे। साक्षी की आंखें लाल थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक पराजित स्वीकृति थी। मैं स्वीकार करती हूं, उसने टूटे स्वर में कहा। सभी शर्तें? सभी? तलाक सहित? हाँ, ठीक है। कार्ला, दस्तावेज तैयार करो। वे पहले से ही तैयार हैं आंटी। मेरी भतीजी बहुत सक्षम थी। अगले घंटे के दौरान साक्षी ने दस्तावेज पर दस्तखत किए। उसकी सभी गतिविधियों की पूरी स्वीकार्यता, डॉन हेक्टर को भुगतान का समझौता, तात्कालिक तलाक का आवेदन, रोक लगाने का आदेश। हर दस्तखत के साथ मैंने उसे थोड़ा और टूटते देखा और मुझे उस पर दया नहीं आई। मुझे न्याय का एहसास हुआ। जब यह खत्म हुआ, वकील रुस ने खड़े होकर कहा, पाताल जी, मुझे उम्मीद है कि आप संतुष्ट हैं। मैं तब संतुष्ट होंगी जब मुझे अपने बेटे के तलाक की पुष्टि मिलेगी। साक्षी ने मुझे नफरत भरी नजरों से देखा। तुम जीत गई। ये जीतने के बारे में नहीं है साक्षी। ये मेरे स्वामित्व की रक्षा करने और तुम्हें यह सिखाने के बारे में है कि तुम बिना परिणाम के हेर-पेर, झूठ और चोरी नहीं कर सकती। तुमने मेरा विवाह बर्बाद किया। तुमने अपना विवाह तब बर्बाद किया जब तुमने प्यार के बजाय लालच को चुना। रोहित तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। शायद, लेकिन मैं अपने बेटे से यह उम्मीद नहीं रखती कि वह मुझे अपमानित करने के लिए मुझसे प्यार करे। साक्षी अपने वकील के साथ कार्यालय से बाहर निकल गई और मैं वहां बैठी कांप रही थी। डॉन हेक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पाताल जी, आपने सही किया। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इतनी खाली हूं? क्योंकि न्याय हमेशा अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह आवश्यक है। कार्ला ने मुझे गले लगाया। आंटी, मुझे तुम पर गर्व है। सच में, सच में। तुम्हारी पीढ़ी की बहुत सारी महिलाएं खुद का बचाव करने का साहस नहीं रखती। मैंने उदासी से मुस्कुराया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। ये खुद का बचाव करना था या खुद को बर्बाद होने देना था। तुमने खुद का बचाव करना चुना और यह, आंटी, शक्ति है। उस रात मेरे घर मेरा फोन बजा। रोहित, मैंने उठाने से पहले संकोच किया। हाँ, मम्मी? उसकी आवाज बर्बाद लग रही थी। साक्षी ने मुझे समझौते के बारे में बताया, तलाक के बारे में। मुझे खेद है बेटा। तुम्हें खेद है, सच में। मुझे खेद है कि तुम्हें इससे गुजरना पड़ रहा है, लेकिन मैं खुद का बचाव करने पर पछतावा नहीं करती। तुम मुझे उस औरत से तलाक लेने के लिए मजबूर कर रहे हो जिसे मैं प्यार करता हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं करने के लिए मजबूर कर रही हूं रोहित। साक्षी ने यह कहा क्योंकि उसे पता था कि विकल्प जेल है। उसने चुनाव किया। तुमने उसे उस स्थिति में रखा। वह खुद को उस स्थिति में डाल गई
जब उसने मुझसे चोरी करने की कोशिश की। सब कुछ सफेद और काला नहीं है मम्मी। तुम सही हो, लेकिन कुछ चीजें स्पष्ट हैं। अपनी माँ के हस्ताक्षर को जालसाजी करने का प्रयास करना गलत है। अपनी सास की मौत की कामना करना गलत है। अपने पति को अपनी माँ के खिलाफ भड़काना गलत है। चुप्पी। रोहित, मेरे पास एक सवाल है। कौन सा? अगर मैं कमजोर होती, अगर मैं खुद का बचाव नहीं करती, अगर मैंने साक्षी को अपनी योजना को आगे बढ़ाने दिया होता तो मैं अब कहाँ होती? लंबी चुप्पी। मुझे नहीं पता। मुझे पता है। मैं मानसिक रूप से बीमार घोषित की जाती। मेरे पास अपनी संपत्ति पर अधिकार नहीं होता। मेडिकेड द्वारा भुगतान किए गए एक आश्रय में होती, जबकि तुम सब मेरे घर को बेचते और मेरा पैसा खर्च करते। मम्मी, क्या यही तुम्हारे लिए अंत था? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा, लेकिन तुमने अनुमति दी। तुमने भाग लिया। साक्षी को नॉटरी के पास ले गई डॉ। मेंडोजा के साथ बैठकों में थी। तुमने जो हो रहा था उसे देखा और तुमने अनुमति दी। मैंने सोचा कि यह तुम्हारे भले के लिए था। नहीं बेटा, तुमने सोचा कि यह तुम्हारे भले के लिए था। उसके कर्ज के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके आराम के लिए। मुझे दूसरे तरफ से रोने की आवाज सुनाई दी। मैं नहीं जानती कि उसके बिना मैं कौन हूं। तो यह तुम्हारा समय है इसे जानने का, उस रोहित को खोजने का जिसे तुमने पाला है, न कि वह जो साक्षी ने बनाया। क्या अभी भी तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए जगह है? ये सवाल मेरे दिल को तोड़ गया। हमेशा तुम्हारे लिए जगह है रोहित। तुम मेरे बेटे हो, लेकिन अब वह जगह सीमित है। उसमें सम्मान और गरिमा है। तुम अब जब चाहो आ और जाओ नहीं कर सकते। ना ही मुझे मुंह मैनिपुलेट कर सकते हो या इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में रहना चाहते हो तो यह मेरे शर्तों पर होना चाहिए। और तुम्हारी शर्तें क्या हैं? ईमानदारी, सम्मान, थेरेपी, समय और सबसे महत्वपूर्ण, मुझे चुनना। हर समय नहीं, लेकिन जब जरूरत हो तब मुझे चुनना। मुझे नहीं पता कि क्या मैं कर सकती हूँ, तो तुम्हारे पास एक फैसला करने का समय है। माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ रोहित। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे प्यार में खुद को नष्ट नहीं कर सकती। और मैंने फोन काट दिया। मैंने उस रात रोया। मैंने अपने बेटे के लिए रोया। मैंने बर्बाद हुए विवाह के लिए रोया। मैंने टूटे परिवार के लिए रोया। लेकिन मैंने राहत के लिए भी रोया, क्योंकि अंततः मैं आखिरकार स्वतंत्र थी। 2 महीने बाद मैं अपने बगीचे में बैठकर अपनी पसंदीदा कप में चाय पी रही हूं, जिसे मेरे पति ने 20 साल पहले मुझे उपहार में दिया था। नवंबर की धूप शानदार है, न बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडी। डॉन हेक्टर ने आर्स पर फ्लावाइज 1000 प्राप्त कर लिए हैं। उसकी गाड़ी अब नई जैसी हो गई है और वह एक अप्रत्याशित दोस्त बन गया है। अब वह हर गुरुवार चाय पीने आता है। साक्षी और रोहित आधिकारिक तौर पर तलाकशुदा हैं। यह प्रक्रिया 6 हफ्तों में पूरी हुई, जैसे हमने तय किया था। तेज। साक्षी अपने माता पिता के साथ वापस रहने लगी। जब उन्हें गिरफ्तारी के बारे में पता चला तो उन्होंने वह मार्केटिंग की नौकरी खो दी। अब वह एक कॉल सेंटर में काम कर रही है और हर महीने आरसे खराज इंजार कमाती है। उसके कर्ज अब भी हैं, जो उसे खा रहे हैं। आखिरी बार जब मैंने उसके बारे में सुना, वह अदालत द्वारा अनिवार्य थेरेपी में थी, डॉन हेक्टर द्वारा आरोप वापस लेने के लिए एक शर्त के रूप में। और रोहित, मेरा बेटा, अपने अपार्टमेंट में अकेला रह रहा है। उसने अपने कर्ज चुकाने के लिए कई चीजें बेच दी हैं। वह भी थेरेपी में है। वह मुझे हर हफ्ते एक बार फोन करता है। बातों में शुरुआत में थोड़ी असहजता होती है, लेकिन अब ईमानदारी से। 3 हफ्ते पहले वह महीनों में पहली बार मेरे घर आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अपनी चाबी का इस्तेमाल नहीं किया। माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल, मेरे बेटे। वह लिविंग रूम में असहजता से बैठा। तुम ठीक लग रहे हो, उसने कहा। धन्यवाद। तुम थके हुए लगते हो। हाँ, मैं हूं। काम करना, कर्ज चुकाना, थेरेपी थकाने वाला है, लेकिन जरूरी है। हाँ माँ, मैं तुमसे कुछ कहना आया हूं। मैं सुन रही हूं। तुम सही थी। सब कुछ। साक्षी के बारे में, मेरे बारे में, सब कुछ।
मेरे गले में एक गांठ महसूस हुई। मेरे बेटे, नहीं, मुझे खत्म करने दो। मैं एक बेवकूफ था। एक बेवकूफ जिसे मैनिपुलेट किया गया, हाँ, लेकिन बेवकूफ तो था। मैंने किसी को यह मानने दिया कि अपनी माँ पर हमला करना सही है, कि तुमसे चोरी करना सही था, कि तुम्हें नीचा दिखाना तुम्हारे भले के लिए था। उसने अपनी आंखें पोंछ लीं। और सबसे बुरी बात यह है कि एक हिस्सा मुझे यह पता था। मुझे पता था कि यह गलत है, लेकिन साक्षी पर विश्वास करना सच का सामना करने से आसान था कि हम टूट चुके थे, निराश थे और पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। रोहित, जब मैं उसके साथ शादीशुदा था, मैं एक और इंसान था। एक ऐसा इंसान जो मुझे पसंद नहीं है। एक ऐसा इंसान जो अपनी माँ की आंखों में देख सकता था और उसे बता सकता था कि वो पागल है, जब वह जानता था कि वह नहीं थी। लेकिन तुम अब थेरेपी में हो। क्या तुम अपने पर काम कर रहे हो? हाँ, और यह सबसे कठिन काम है जो मैंने किया है, क्योंकि इसका मतलब है कि मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं भी खलनायक था, न केवल साक्षी। मैंने उठकर उसके पास बैठ गई। मेरे बेटे, हम सब गलतियां करते हैं। यही एक गलती नहीं थी, माँ। यह भयानक निर्णयों की एक श्रृंखला थी और तुमने इसके लिए दुख सहा। लेकिन मैं जिंदा हूं, क्योंकि तुम मजबूत हो, मुझसे भी ज्यादा मजबूत। नहीं मेरे बेटे, मैं मजबूत हूं क्योंकि मुझे ऐसा होना पड़ा, और तुम भी हो। इसलिए तुम यहां हो, इसलिए तुम काम कर रहे हो। क्या तुम कभी मुझे माफ कर सकते हो? मैं धीरे धीरे तुम्हें माफ कर रही हूं। हर बार जब तुम आते हो, हर बार जब तुम ईमानदार होते हो, हर बार जब तुम आराम के मुकाबले सच को चुनते हो, हम अपने रिश्ते को फिर से बना सकते हैं। हाँ, लेकिन यह अलग होगा। यह पहले जैसा नहीं होगा। मुझे पता है। इसमें सीमाएं होंगी, इसमें सम्मान होगा। और अगर तुम कभी फिर से किसी को मुझे ऐसे व्यवहार करने की अनुमति देते हो जैसे साक्षी ने किया था, तो यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। समझ गया? मैंने उसे गले लगाया और वह मेरे बाहों में रोया, जैसे वह बच्चा था। पिछले हफ्ते रोजा मर्सिडेस मुझसे मिलने आई। पाताल, पूरे मोहल्ले में तुम्हारे बारे में बात हो रही है। सच में? क्या कह रहे हैं? कि तुम एक योद्धा हो, कि तुमने अपनी मैनिपुलेटिव बहू का सामना किया और जीत गई। मोहल्ले की आधी औरतें मुझसे पूछ रही हैं कि तुमने यह कैसे किया। मैंने हंसते हुए कहा, कोई जादुई फार्मूला नहीं है मर्सिडेस, बस मुझे कुचले जाने नहीं दिया। कई महिलाएं हमें यह सीखने की जरूरत है। रोसा, जो कोने में है, उसकी बहू भी उसे बुरा व्यवहार करती है और वह बस सहती है। रोसा को कहो कि वह चाय पीने आए। मैं उसे अपनी कहानी सुनाती हूँ और इसी तरह शुरू हुआ। एक एक करके मोहल्ले की महिलाएं मेरे घर आईं। महिलाएं जिनकी बहुएं मैनिपुलेटिव थीं। महिलाएं जिनके बेटे उन्हें नजरअंदाज करते थे। महिलाएं जो महसूस करती थीं कि उनकी कोई कीमत नहीं है। और मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, न कि दिखावे के लिए, बल्कि उन्हें शक्ति देने के लिए। क्योंकि अगर मैंने 60 साल की उम्र में खुद का बचाव किया, तो वे भी कर सकती हैं। एक हफ्ते पहले लुपिता ने मुझे फोन किया। कमांडरे, मेरे पास खबर है। अच्छी या बुरी, यह इस पर निर्भर करता है। क्या तुम याद करती हो कि साक्षी ने तुम्हारा हस्ताक्षर जाली बनाया? कैसे भूल सकती हूँ। तो यह पता चला कि यह पहली बार नहीं था। हमने और जांच की। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के माता पिता के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी। और साक्षी की योजना अपने जीवन में सभी का दिल जीतना था। वह हमेशा उन बड़े लोगों की तलाश में रहती थी जिनके पास संपत्ति हो, उनकी विश्वास जीतती और फिर अपने तरीके से उनके सामान पर कब्जा कर लेती। ये उसके लिए एक पेशेवर काम की तरह था। लेकिन अब एक खुशखबरी है। तुम्हारी शिकायतें और अन्य मामलों के साथ अभियोजन पक्ष एक बड़ा मामला बना रहा है। उसे गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ सकता है, भले ही तुम अपनी शिकायत वापस ले लो। इसका क्या मतलब है? मैंने पूछा। मतलब ये है कि भले ही तुमने उसे माफ कर दिया, लेकिन न्याय नहीं, और इस बार वह बच नहीं पाएगी। मैं चुप हो गई, इस बात को समझते हुए। क्या तुम ठीक हो? मेरी सहेली ने पूछा। हाँ, मुझे बस यह सोचकर झुरझुरी हो रही है कि वह सच में एक पेशेवर ठग थी और मेरा बेटा उससे शादी कर चुका था। इसलिए तुम्हें गर्व होना चाहिए। तुमने न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि रोहित को भी बचाया। भले ही वह
इसे अभी तक न समझे। धन्यवाद लुपिता, सब कुछ के लिए। यही तो सहेलियों का काम है। कल एक खास दिन था। रोहित ने फ़ोन किया। माँ, क्या मैं कल तुम्हें मिलने आ सकता हूँ? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बिल्कुल बेटा। वह सुबह 11 बजे आया, हाथ में एक फ़ोल्डर ली। ये क्या है? मैंने पूछा। मेरी वित्तीय स्थिति को व्यवस्थित करने का एक योजना है। मैंने फ़ोल्डर खोला। उसमें एक्सेल की शीट्स, प्रोजेक्शन और बजट थे। मैं 18 महीनों में अपनी सारी कर्ज चुका दूंगा और कुछ नहीं। मैं बस ज़रूरत की चीज़ों पर जीऊंगा। कोई फिजूल खर्ची नहीं, बस काम और भुगतान। रोहित, और जब मैं यह खत्म कर लूं, तो मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। सच में, बिना कर्ज के, बिना किसी बोझ के। और माँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कामों से। तुम मुझे पहले ही इस काम से माफ़ी मांग रहे हो। यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं कुछ और करना चाहता हूँ। उसने एक और दस्तावेज निकाला। यह तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारे जीते जी किसी भी अधिकार से इस्तीफा देने का नोटरीकृत दस्तावेज है। मैंने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे यह करना है क्योंकि इससे मैं खुद को साबित कर सकता हूं कि मेरा तुमसे प्यार तुम्हारे घर या पैसे से नहीं जुड़ा है। मैं तुम्हें प्यार करता हूं क्योंकि तुम मेरी मां हो। मेरे चेहरे पर आंसू बहने लगे। बेटा, घर तुम्हारा है, हमेशा से तुम्हारा रहा है। और अगर कभी तुम चाहो कि मुझे कुछ छोड़ना है, तो वह तुम्हारा फैसला होगा। लेकिन मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं करूंगी। मैं उसका पीछा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी भी इसके लिए नियंत्रित नहीं करूंगी। मैंने उसे गले लगाया। मैं तुम पर गर्व महसूस कर रही हूं। सच में, यह साहस है, यह विकास है। मेरे पास एक बहुत अच्छा थेरेपिस्ट है। उसने संकोच में मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तुम वहां जाती रहो। हम कई महीनों में पहली बार हंसे। माँ, क्या तुम सोचती हो कि क्या हम कभी फिर से रविवार को एक साथ डिनर कर सकेंगे जैसे पहले करते थे? हाँ, लेकिन नई शर्तों पर। क्या शर्तें? ईमानदारी, सम्मान और मेरी टेबल पर कोई भी विषैले लोग नहीं। अगर कभी तुम फिर से किसी को डेट करोगे, तो उस व्यक्ति को यहां अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। ये अपने आप नहीं होगा, समझे? और माँ, मैं कुछ समय के लिए अकेला रहूंगा। बहुत समय। मुझे खुद को जानना है पहले। यह तुम्हारे द्वारा लिया गया सबसे समझदारी भरा निर्णय है। आज रविवार है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। रोहित शाम 5 बजे डिनर के लिए आ रहा है। मैं उसकी पसंदीदा डिश बना रही हूँ। मिर्च भरवां, लाल चावल और तले हुए राजमा। डॉ हेक्टर भी आ रहे हैं और दादी मर्सिडीज और कार्ला अपने पति के साथ। एक पारिवारिक डिनर, लेकिन इस बार मेरी शर्तों पर। उन लोगों के साथ जो मुझे सम्मान देते हैं, जो मुझे महत्व देते हैं, जिन्होंने यहाँ रहने का चुनाव किया है। जब मैं खाना बना रही हूँ, मैं उन सभी चीजों के बारे में सोचती हूँ जो बीती हैं। दर्द, धोखा, अपमान। लेकिन मैं उस ताकत के बारे में भी सोचती हूँ जो मैंने पाई। उस महिला के बारे में जो मैं बन गई हूँ। न कि कोई समर्पित सास, न कि वह माँ जो सब कुछ माफ कर देती है, बल्कि पाताल में दिना, रिटायर्ड शिक्षिका, अपने घर की मालिक, अपनी जिंदगी की मालिक। और कोई भी मुझे इसे फिर से नहीं ले जा सकता। रोहित ने अपना वादा निभाया। वह 6 महीनों से अपनी कर्ज का भुगतान नियमित रूप से कर रहा है। वह पहले ही 310,000 रुपए चुका चुका है। उसे 310,000 और चुकाने हैं। लेकिन वह सही रास्ते पर है। उसे एक बेहतर नौकरी मिली है, एक तकनीकी कंपनी में बिक्री प्रबंधक। वह महीने में 32,000 रुपए कमाता है। वह 6,500 रुपए किराए के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। उसके पास गाड़ी नहीं है। वह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता है। लेकिन वह खुश है। सालों में जितना उसे खुश देखा उतना। हम हर रविवार को एक साथ डिनर करते हैं। कभी कभी वह मिठाइयाँ लाता है। कभी कभी रसोई में मदद करता है। और हम सच में बात करते हैं, जैसे हम साक्षी के जीवन में आने से पहले करते थे। साक्षी अब अभियोजन पक्ष के आरोपों का सामना कर रही है। 3 और पीड़ितों ने शिकायतें दर्ज की हैं। उसका पैटर्न हमेशा एक ही था। वृद्ध लोगों का विश्वास जीतना,
दस्तावेजों की नकल करना, संपत्तियां चुराना। उसका मुकदमा 2 महीने में है। उसके वकील का कहना है कि उसे 4 से 6 साल की जेल का सामना करना पड़ सकता है। रोहित ने तलाक के बाद से साक्षी से कोई संपर्क नहीं किया है। साक्षी ने उसे कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना नंबर बदल लिया। मुझे उससे कुछ नहीं कहना है, उसने मुझसे कहा, और मैं उसके बहानों को सुनना नहीं चाहता। मैं ठीक हूं। नहीं, मैं तो इससे भी बेहतर हूं। मैं जिंदा हूं। मेरा घर फिर भी मेरा है। मेरी बचत सुरक्षित है। मेरा सम्मान बरकरार है। मैंने बुजुर्ग महिलाओं के लिए एक सहायता समूह शुरू किया है। हम बुधवार को मोहल्ले की चर्च में मिलते हैं। हम सीमाओं, सम्मान और कैसे अपने परिवार के नियंत्रण से खुद को बचाना है, उसके बारे में बात करते हैं। अब हमारे पास 18 सदस्य हैं। 18 महिलाएं जो यह सीख रही हैं कि प्यार का मतलब बर्दाश्त करना नहीं है, कि एक अच्छी माँ होना कमजोरी नहीं है, कि हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने का हक है। पिछले हफ्ते एक युवा महिला मेरे दरवाजे पर आई। हल्की दस्तक। मैंने दरवाजा खोला। वह लगभग 25 साल की थी। सुंदर, अच्छे कपड़े पहने हुए। क्या मैं साक्षी मेहदिना से मिल सकती हूँ? हाँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मेरा नाम साक्षी है। मैं साक्षी कॉटेज की भतीजी हूँ। मेरा पेट कस गया। समझ गई। आपको क्या चाहिए? मैं यहाँ आपको धन्यवाद देने आई हूँ। धन्यवाद करने के लिए? हाँ, साक्षी। उसने मेरी दादी को भी धोखा देने की कोशिश की थी। 2 साल पहले मेरी दादी लगभग अपना घर खोने वाली थी, लेकिन हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। जब आपने उसकी शिकायत की और जब बाकी सभी पीड़ित सामने आए, तब हम अंततः अपनी दादी के लिए न्याय पाने में सफल हो सके। मैं बेवाक रह गई। मेरी दादी व्यक्तिगत रूप से आना चाहती थी, लेकिन वह बीमार है। इसलिए उन्होंने मुझे यह लाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया। अंदर एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी थी। प्रिय पाताल, हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन हम इस लड़ाई में बहने हैं। 2 साल पहले साक्षी ने मुझसे मेरा घर चुराने की कोशिश की थी। मैं आपकी ताकत नहीं रखती थी। मैं डर गई थी। मैंने ऐसे कागजात पर हस्ताक्षर किए जिन्हें मैं नहीं समझती थी। मैं सब कुछ लगभग खोने वाली थी। जब मैंने सुना कि आपने खुद का बचाव किया, कि आपने उसका सामना किया, कि आपने सबूत इकट्ठा किए, तो मैं खुशी से रो पड़ी, क्योंकि इसका मतलब था कि अंततः उसे न्याय का सामना करना पड़ेगा। आपके साहस के लिए धन्यवाद जब मैं ऐसा नहीं कर पाई। धन्यवाद कि आपने अपने आप को बचाया और अनजाने में मुझे भी बचाया। आप मेरी नायिका हैं, प्रशंसा और आभार के साथ। आशा रुज, 73 वर्ष। मैंने उस चिट्ठी को पढ़ते समय आंसू बहाए, क्योंकि मैंने एक महत्वपूर्ण बात समझी। मेरी लड़ाई केवल मेरे लिए नहीं थी, यह हम सभी के लिए थी। सभी महिलाएं जो समाज द्वारा अदृश्य बनाना चाहता है, सभी माताएं जिनके अपने बच्चे उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, सभी दादियाओं जो सम्मान की हकदार हैं, न कि दुर्व्यवहार की। कल रात सोने से पहले मैंने अपने कमरे के आईने के सामने खड़ी हुई। मैंने उस महिला को देखा जो मुझसे वापस देख रही थी। सफेद बाल, माथे पर शिकने, उम्र के दाग वाली हाथ। लेकिन मैंने कुछ और भी देखा। उन आंखों में ताकत, उस मुद्रा में गरिमा, उस नजर में शक्ति। तुमने इसे कर दिखाया पाताल, मैंने कहा। तुमने इसे कर दिखाया। और मैं मुस्कुराई, क्योंकि यह सच है। मैंने केवल जीवित नहीं रही, मैं विजयी हुई। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं और खुद को पहचानती हैं, यदि आपके पास एक बहू, एक दामाद, एक बेटा या कोई अन्य रिश्तेदार है जो आपको नियंत्रित कर रहा है, यदि आपको अपने घर, अपने पैसे, अपनी स्वायत्तता को सौंपने के लिए दबाव डाला जा रहा है, यदि कोई आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप एक बोझ हैं, एक बाधा हैं, एक परेशानी है, तो ध्यान से सुनिए। आप समस्या नहीं हैं। आप पागल नहीं हैं। आप अपनी चीजों की रक्षा करने में स्वार्थी नहीं हैं। आपके पास अपने स्थान का अधिकार है। आपके पास अपनी संपत्ति का अधिकार है। आपके पास अपनी गरिमा का अधिकार है। और यदि कोई इसे आपसे छीनने की कोशिश करता है, तो आपके पास अपने पूरे बल से, सभी कानूनी साधनों के साथ, अपने भीतर की सारी बहादुरी से
खुद का बचाव करने का अधिकार है। क्योंकि सच्चा प्यार हेरा-फेरी नहीं करता। सच्चा प्यार चोरी नहीं करता। सच्चा प्यार अपमान नहीं करता और सच्चे प्यार के लिए सच में प्यार किया जाना चाहिए, न कि आपके पास जो है उसके लिए, बल्कि आपके कौन होने के लिए। आज 67 वर्ष की आयु में, अपने घर में अपनी पसंदीदा कप में चाय पीते हुए, उन लोगों के बीच जो मेरा सम्मान करते हैं, मैं यह निश्चितता से कह सकती हूँ, मैं पाताल मेदिना हूँ। रिटायर्ड शिक्षिका, माँ, सर्वाइवर, योद्धा और कोई मुझे कभी भी इससे कम महसूस नहीं कराएगा। ये मेरी कहानी थी। उस कहानी की कि कैसे मेरी बहू ने मुझे नष्ट करने की कोशिश की और मैंने पहले उसे नष्ट कर दिया, ना कि बुराई से, बल्कि न्याय से। और यदि मेरे शब्द किसी भी महिला को खुद का बचाव करने में मदद कर सकते हैं, तो हर आंसू, हर अनिद्रा की रात, हर दर्द का पल मायने रखता है। क्योंकि अब मैं मुक्त हूं और आप भी मुक्त हो सकती हैं। आपको केवल यह कहने का साहस चाहिए, बस, यह मेरा है, मैं महत्वपूर्ण हूं और मुझ पर विश्वास करें। जब आप अंततः यह कहेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। अंत पाताल मेदिना ने अपनी डायरी बंद की, पेन रखा और बगीचे में गईं, जहां रोहित उन्हें गुलाब लगाने के लिए इंतजार कर रहा था। माँ और बेटे एक साथ काम कर रहे थे। उस घर में नहीं जिसे वे लगभग खो चुके थे, बल्कि उस घर में जिसे उसने बचा लिया। और जैसे ही शाम की धूप बगीचे में सुनहरी रोशनी डाल रही थी, पाताल मुस्कुराई, क्योंकि अंततः इतने दर्द के बाद उन्होंने शांति पा ली थी। यह हार मानने की शांति नहीं थी, बल्कि जीतने की शांति थी। और यही, प्रिय पाठिका, सबसे अच्छी शांति है।